हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई बैच में। सोल्ट एनालिसिस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। यस, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं भाई? हाँ जी, यस, गुड इवनिंग। हाँ जी, सॉल्ट एनालिसिस लेक्चर नंबर 8। और ये जो लेक्चर है आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है ना। आज हम लोग सॉल्ट एनालिसिस को कर देंगे खत्म। और अगर मान लीजिए कुछ बच भी जाता है तो इसको हम लोग एक रिकॉर्डेड सेशन में आपको मिल जाएगा। आप वो रिकॉर्डेड सेशन देखिएगा, अच्छे से काम बन जाएगा अपना, है ना। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम्म। तो हम लोग अभी करते हैं स्टार्ट ना, सेशन को करें क्या स्टार्ट? लास्ट में करेंगे थोड़ी बहुत बातें, लेकिन पहले एक बार के लिए जितना हो जाए उतना पढ़ लेते हैं। नहीं, वैसे भी अपनी क्लास 4-5 मिनट लेट स्टार्ट हुई है, तो जितना हो जाए उतना कंप्लीट करते हैं पहले। यस यस। हाँ हाँ जी, कर दें सेशन को स्टार्ट कर दें, आप लोग कहो तो। अगर यार बड़ा भारी काम है आज क्लास लेना। तो हम लोग टेस्ट फॉर ग्रुप 4 कैटाइंस, ग्रुप 5 कैटाइंस और ग्रुप 6 कैटाइंस, है ना। आज का जो अपना टारगेट है वो ये वाला है। और सोल्ट एनालिसिस में हम लोग, ये मैं आपको सिलेबस हर स्लाइड पे हर दिन जो अपनी क्लास होती है उसमें मैं सिलेबस लेके आता हूं, ताकि कम से कम आपको ये रहे कि भाई हमारा एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, उसके बारे में आप लोगों को पहले से पता हो, है ना। ग्रुप 3 कैटाइंस जो था, है ना, ग्रुप 3 कैटाइंस में मेरे हिसाब से सब कुछ हो चुका था। Fe3+ हम लोगों ने नहीं किया था, ऐसा था क्या? या Fe3+ कर चुके थे? कितना कर चुके थे Fe3+? एक बार के लिए आप लोग मुझे बताइएगा, है ना। इसके बाद हम लोग 4 पढ़ेंगे, 5 और 6 इसके बाद करेंगे, लेकिन एक बार के लिए मुझे बताओ जरा कि इसमें Fe3+ कहां तक हो चुका था? Fe3+ की जहां तक मुझे याद है ये रिएक्शन हो चुकी थी, है ना। यहां से मुझे करवाना था Fe3+ में, ये प्रूशियन ब्लू कलर जहां से आ रहा था वहां से हम लोगों को करना था, या हो चुका था? है भाई, ये था ना। हाँ, 9 पॉइंट्स हो चुके थे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये 10वीं रिएक्शन थी सर, और मैंने आपको बोला था कि ये जो रिएक्शन है दादा, ये रिएक्शन काफी काफी वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें Fe3+ रिएक्ट कर रहा है K4 FeCN6 के साथ, और ये बना रहा है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। और यहां जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है मेरे हिसाब से +2, और ये जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो ये फेरोसाइनाइड है, और इसका जो कलर होता था कैसा होता था? प्रूशियन ब्लू कलर का होता था। याद है आप लोगों को? प्रूशियन ब्लू कलर का पीपीटी होता था। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है ना। प्रूशियन ब्लू, और इसका जो फॉर्मूला है ये तो मैंने आपको उधर भी पढ़ाया था, है ना। जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था उस समय मैंने आपसे कहा था कि जो प्रूशियन ब्लू कलर है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। अब ये जो प्रूशियन ब्लू कलर वाला फेरिफेरोसाइनाइड है, इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपने इसको NaOH के साथ डाला तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना देगा, और ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्यूशन अभी भी फेरिक ऑक्सलेट बनता है, लेकिन अभी भी जो सॉल्यूशन का कलर कैसा रहता है? ब्लू ही रहता है। ब्लू ही रहता है। कैसा रहता है? ब्लू ही रहता है। यस। और अगर आपने K4 FeCN6 को एक्सेस में डाल दिया, यस, अगर मेरा K4 FeCN6 होल थ्राइस किसमें है? ये K4 FeCN6 अगर मेरा एक्सिस में है, या K4 FeCN6 एक्वा स्टेट में था, यहां एक्सिस में आपने लिया है, तो ये जो आपका, आपने कहा था ना कि सर ये जो प्रूशियन ब्लू कलर है उसका पीपीटी मिलेगा। सर ये जो प्रूशियन ब्लू कलर है ये क्या हो जाएगा? ये सॉल्युबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। एक्सिस में डालने से ये सॉल्युबल बन जाता है ना। हालांकि हमारा जो सिलेबस है उसमें Fe3+ की रिएक्शन ही है, Fe3+ की रिएक्शन ही है, लेकिन हम लोगों ने तो Fe2+ की भी खूब सारी रिएक्शंस पढ़ी थी। तो अगर मान लो Fe2+ K4 FeCN6 के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर प्रूशियन ब्लू कलर का पीपीटी था, यहां पर व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा, और स्लोली अपने आप ही ये जो सब्सटेंस है धीरे 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 कन्वर्ट होकर प्रूशियन ब्लू कलर की पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक फेरोसाइनाइड बना लेता है। Fe2+ भी अल्टीमेटली कवर होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe4 FeCN6 होल थ्राइस में।
मतलब जो अल्टीमेट कलर है वो दोनों में सेम ही मिल रहा है। देखो क्या लिखा, Fe3+ जो है वो K4 FeCN6 के साथ लिमिटेड क्वांटिटी में रिएक्ट करेगा तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस फेरिफेरोसाइनाइड का प्रूशियन ब्लू कलर का पीपीटी मिलता है। लेकिन अगर मैंने K4 FeCN6 होल थ्राइस इसको K4 FeCN6 को एक्सेस में ले लिया तो ये जो ब्लू पीपीटी है ये सॉल्युबल हो जाएगा। Fe2+ K4 FeCN6 के साथ रिएक्ट करके पहले व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन अगर आपने उसको पड़ा रहने दिया तो वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रूशियन ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रूशियन ब्लू कलर की पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आपके सामने हो जाएगा, प्रूशियन ब्लू कलर का पीपीटी मिलेगा। मैं चाहता हूं आप लोग इस तरीके से याद रखें रिएक्शंस को, है ना। भले ही आप लोग एग्जैक्ट रिएक्शन ना याद रखें कि इसमें एग्जैक्ट क्या हो रहा है, एग्जैक्ट पूछता भी नहीं है। देखो मैं आपको सही बताऊं तो, है ना, एग्जैक्ट आपसे पूछता भी नहीं है। हां, अब एक चीज ये भी है कि ये जो हमारा Fe4 FeCN6 ये मैंने आपको बताया था कि प्रूशियन ब्लू कलर होता है किसकी वजह से, याद है आप लोगों को, हमने पढ़ा था सर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या होता था, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहां से कहां था सर, इसमें मेटल टू मेटल होता था। याद है आप लोगों को, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में हम लोगों ने लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड एंड मेटल टू मेटल पढ़ा था। ये जो प्रूशियन ब्लू कलर था ये किसकी वजह से होता था, ये सर चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू मेटल ना, मेटल टू मेटल, Fe2+, Fe3+, 3+2+। यस, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज देखो, अगर मान लो आपने K4 FeCN6 ना लेके K3 FeCN6 के साथ रिएक्शन करवाई, K3 FeCN6 के साथ रिएक्शन करवाई तो आपको पहले ब्राउन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा और जो SnCl2 और H2O2 के साथ रिएक्ट करके वापस से प्रूशियन ब्लू कलर के पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। हां, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ा था हम लोगों ने। वहीं पर अगर मान लो Fe2+ की रिएक्शन मैंने K3 FeCN6 के साथ करवाई तो ये कंपाउंड याद है आप लोगों को, यहां Fe+2 और ये +3 सर ये था फेरोफेरिसाइनाइड और इसको आप लोग नाम देते थे टर्नबुल्स ब्लू पीपीटी। ये होता था टर्नबुल्स जो कि अपने आप थोड़े टाइम बाद प्रूशियन ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता था। और इन दोनों में ही आपको बताया गया था कि Fe4 FeCN6 और टर्नबुल्स ब्लू ये दोनों ही कंपाउंड होते हैं कलर्ड बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू मेटल, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू मेटल। डन है बेटा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा पक्का, है ना। कोई बच्चा कह रहा है सर इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो बड़ा दिक्कत होएगा, मतलब बड़ा ही दुख होएगा। इस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, है ना, आएगा। और मैं आपके इसके जो PYQs हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा, है ना। अगर मान लीजिए मुझे टाइम नहीं मिलता क्लास में तो मैं आपको इसके अलग से PYQs रिकॉर्ड करके दे दूंगा, लेकिन आप लोग देखना कि उन PYQs में जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आते हैं और जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो वही होते हैं जो हमारे मेंस के सिलेबस में वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके जो NCERT का जो लैब मैनुअल है उसमें से आते हैं ना। सारे क्वेश्चंस तो नहीं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। DMG इसका नाम सुना सुना लग रहा है क्या तुम्हें दादा, ये DMG नाम सुना सुना लग रहा है क्या जी? अरे ये नाम सुना सुना लग रहा है, DMG डाई मिथाइल ग्लाइकोजेमेटो। यस, हाँ सर ये जो कंपाउंड था इसका निकल के साथ बहुत जबरदस्त कंपाउंड बनता था, है ना। उसकी तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन Fe3+ जो होता है वो DMG के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन Fe2+ जो है सर वो रेड कलर का सॉल्यूशन बनाएगा FeDMG ट्वाइस। किस कलर का, रेड कलर का, है ना। हाँ, DMG के बारे में हम लोग सब कुछ, DMG के बारे में जितना कुछ हमें पढ़ना था हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। कहां, DMG के बारे में जो कुछ हमें पढ़ना था सर हमने सब कुछ पढ़ लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि इसकी बेसिसिटी क्या होती है, सॉरी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है कि ये एनायनिक लिगेंड है कि ये न्यूट्रल है या फिर कैसा है। नहीं बेटा, रोजी रेड हाँ निकल के साथ बनता था, है ना। हाँ रोजी रेड निकल के साथ बनता था। अभी जब हम लोग निकल पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, है ना। वहां पर हम लोग करेंगे ये सब कुछ, है ना, वहां पर हम लोग देख लेंगे। देखिए अब मैंने कुछ रिडक्शन रिएक्शंस लिखी थी, है ना। हम लोगों ने कुछ रिडक्शन की रिएक्शंस लिखी थी Fe2+ की, रिडक्शन ऑफ Fe3+, है ना, कि Fe3+ का रिडक्शन कैसे कैसे किया जा सकता है। तो ये आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं ना, ये आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं।
ये Fe3+ का क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं किसमें, Fe2+ में। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो कौन कौन सी है, देखो SN2+, हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। I- सारी दुनिया जानती है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। H2S सारी दुनिया जानती है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये SO2 वाटर, इन सब के बारे में हमें पता है कि ये चारों ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। मेरे हिसाब से इसमें तो आपको वापस से रिएक्शन याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इनकी इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ ली। SN2+, I-, H2S, SO2 गैस, SO2 वाटर, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ये Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी की जो रिएक्शंस हैं उनमें से मतलब ये दोनों रिएक्शंस तो एक जैसी हैं, ये दोनों रिएक्शन एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। बस ये एक रिएक्शन चाहो तो आप लोग याद रख सकते हो, बाकी इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है ना। देखो मैं आपको बताऊं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है। हाँ, H2O2 के साथ बेटा NaOH है यहां पर, है ना, H2O2 के साथ NaOH है जो Na2O2 बना लेता है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। बाकी के जो रिडक्शन के रिएक्शंस हैं हम लोग पहले से ही जानते हैं, बस उतना याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर बात आती है अगर मुझे Fe2+ का ऑक्सीडेशन करना हो, अरे दादा Fe2+ ऑक्सीडाइज होके जाएगा किसमें सर, किसमें जाएगा, Fe3+ में जाएगा। +2 से +3 चला जाएगा, और +2 से +3 में देखो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारी दुनिया जानती है, ऑक्सीजन O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। आप सब लोग जानते हो कि MnO4- जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन वहीं पर H2O2 भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन दादा इधर देखो, H2O2 के साथ अगर NaOH है तो वो 3+ को 2+ में भेज देगा, लेकिन अगर अकेला H2O2 है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो Fe2+ को Fe3+ में भेजेगा। सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, HNO3 हो गया, O2 हो गया, MnO4- हो गया, H2O2 हो गया। यस, आप याद कीजिए Cerium+4, हाँ K2Cr2O7 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। K2Cr2O7 भी लिख सकते हो, Cr2O7 2-, ये भी है ना, ये भी Cr2O7 2-। अरे ये ऐसा थोड़ी ना कि यार मैंने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख दिए। ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो Fe को +2 से +3 में भेज देगा और खुद एसिडिक मीडियम में +3 में चला जाएगा, है ना। बहुत सारे हो सकते हैं यार, समझ नहीं रहे तुम लोग। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे मतलब यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा यूज किए जाते हैं वो ये वाले आपके सामने लिखे हैं। आपको याद है Cerium+4, सीरियम के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सीरियम। सीरियम जो था सर वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लेंथेनोइड्स होते हैं उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जो Cerium+4 है वो जाना चाहता है +3 में, खुद रिड्यूस होगा तो वो Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो खुद रिड्यूस होकर Fe2+ को Fe3+ में भेज देता है। Cl, हाँ यस, हाँ H2CrO4 वो भी लिख सकते हो। बहुत सारे होते हैं यार, बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बताऊं। हाँ हाँ, बहुत सारे होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप खूब सारे लिख सकते हो, लेकिन ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके सामने लिखे कि अगर मान लो इनमें से कुछ आता है तो हमें पता रहे, है ना, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको इसमें भेजेगा। और हम लोगों ने तो वो पढ़ा है, जब हम लोगों ने टाइट्रेशंस वगैरह करी थी, जब हम लोगों ने रेडॉक्स टाइट्रेशंस करी थी क्लास 11th में, जब हम लोगों ने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा था, है ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा था, उस सब में K2Cr2O7 यूज होता था जो Fe2+ को Fe3+ में भेजता था। KMnO4 यूज होता था जो Fe2+ को Fe3+ में भेजता था। I2 यूज होता था आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो Fe2+ को Fe3+ में भेजता था, है ना। तो ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम लोगों ने कक्षा 11th में ही पढ़ लिए थे। Cerium+4 नया पढ़ा है। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें आप लोग पढ़ते हो कि जो HNO3 होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो भी Fe2+ को Fe3+ में भेज देगा। जो ऑक्सीजन होता है O2 वो वैसे ही अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वैसे ही ऑक्सीडेशन होता है, तो वो भी Fe2+ को Fe3+ में भेज देगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई रिएक्शन थी या कुछ बहुत डिफरेंट रिएक्शन आ गई, लेकिन एक साथ अगर हम लोग लिख दें, एक तो वहीं पर अगर सब कुछ ये बिखरे बिखरे हो हर जगह, और एक सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स एक लगे दिख दिए, सारे तो नहीं मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग या फिर मैक्सिमम रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो आपके लिए भी थोड़ा सा पढ़ने में आसानी रहेगी, काम आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, है ना भाई, थोड़ा सा बोलते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। हाँ, चलो हम लोग ग्रुप 4 केटाइंस के बारे में बात करेंगे, है ना, ग्रुप 4 केटाइंस के बारे में बात करेंगे। रुकना जरा 1 मिनट। हाँ जी, यस,
हम्म। हाँ, वो गर्म पानी के लिए बोला है। हम्म। भाई मतलब ते- अरे अभी मैं 1:30 बजे लगभग, 1:30 बजे क्या, 2 बजे यहाँ पहुंचा हूँगा अपने स्टूडियो। 2 बजे के बाद मैंने लगभग 1.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करी, वो भी चाय पी के ही करी, है ना, क्योंकि वो गर्म पानी और उसकी वजह से थोड़ा मामला ठीक हो जाता है। तो वो लगभग 1.5 घंटे क्लास रिकॉर्ड करी। अब उसके बाद आपकी क्लास है, फिर उसके बाद शाम की एक और क्लास है, मतलब अर्जुना की क्लास है। तो एक तो हो क्या रहा है कि हर दिन मेरी 3-3 क्लास हो रही है। तो 3 क्लास के चक्कर में ना साला गले को आराम भी नहीं मिल पा रहा, और जब आराम नहीं मिल पा रहा तो फिर वो ठीक नहीं हो रहा, मतलब है ना, कि वो रोज ऐसा ही रहता है मामला, ऐसा लग रहा है कुछ गले में अटका हुआ हो, है ना। तो ठीक है, होएगा, मतलब कल संडे, लेकिन कल संडे क्या है, मतलब कल कल मुझे गड़बड़ है भाई मामला भी। और एक्चुअली क्या होता है ना, आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी, है ना, वो मतलब वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। हाँ, कह रहा मजे हैं सर, मजे, हाँ, कह रहा मजे हैं सर। हाँ भाई, बहुत मजे हैं, है ना। हाँ, भगवान ना करे ऐसे मजे तुम्हें मिले, है ना। हाँ, आ जाओ। तो हम लोग ग्रुप 4 केटाइंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम्म। ग्रुप 4 केटाइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुझे बताओ जल्दी से, ग्रुप 4 में कौन कौन से केटाइंस हैं, जल्दी बताओ। सर ग्रुप 4 में 4 केटाइंस होते थे सर, है ना। ग्रुप 4 में 4 केटाइंस होते थे, जल्दी बताओ कौन कौन से होते थे। हाँ जल्दी बताओ। 4 केटाइंस होते थे ग्रुप 4 में, कौन कौन से? Na2+, CO2+, Mn2+, और Zn2+। याद है, मैंने बताया था आप लोगों को कैसे याद रखना है इसको। निको मंजन, यस, निको मंजन, है ना। ये 4 केटाइंस थे जो ग्रुप 4 में होते थे। अब सर इसमें से एक बार देख लेते हैं सिलेबस में हमारे कौन कौन से लैब मैनुअल में दे रखे हैं। तो आइए देखो, लैब मैनुअल में सब कुछ दे रखा है सर। एम नी को मन जन, लो सर, लैब मैनुअल में सब कुछ दे रखा है सर, है ना। लैब मैनुअल हमारा एकदम जबरदस्त है सर। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें किसकी, जेई मेंस के सिलेबस की, तो जेई मेंस में Na2+ और Zn2+, है ना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। और अगर हम लोग जेई एडवांस की बात करें, जेई एडवांस में Zn2+ एंड Mn2+ एंड Mg, हाँ ये दो है सर, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लैब मैनुअल में चारों दे रखे हैं, तो सर चारों ही पढ़ने पड़ेंगे ना। हाँ, कोई मतलब है ही नहीं सर, कोई हमारे पास कोई इलाज ही नहीं। लैब मैनुअल में चारों हैं तो सर चारों ही पढ़ने पड़ेंगे, है ना। आ जाओ साहब, पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ने पड़ेंगे तो। देखो इसमें थोड़ी सी जिंक की जो रिएक्शंस है ना, जिंक की रिएक्शंस ज्यादा होंगी, बाकी की रिएक्शंस कम हो जाएंगी फिर, है ना। जिंक की जो रिएक्शंस है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन बाकी की रिएक्शन कम हो जाएंगी। लेकिन सर जो जिंक है ना, उसके बारे में हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखते रहते हैं, है ना। जिंक की खूब सारी रिएक्शंस हम लोग पहले भी पढ़ते रहते हैं, है ना। यस, जिंक का, अब देखो इसका ग्रुप रिएजेंट क्या होता था, याद है क्या तुम्हें? अरे ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप 4 केटाइंस का ग्रुप रिएजेंट क्या होता था? अरे सर ग्रुप 4 केटाइंस का ग्रुप रिएजेंट H2S इन बेसिक मीडियम, H2S इन बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में क्यों लेते थे? बेसिक मीडियम में इसलिए लेते थे ताकि सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जा सके, और सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तभी जाके NiCO और Mn का क्या होएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब जाके सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होगी कि वो इनका प्रेसिपिटेशन करवा सके। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको वापस से बेसिक मीडियम डालना पड़ेगा क्या? क्या वापस आपको बेसिक डालना है क्या? नहीं सर, ये देखो आपने ऊपर बेसिक मीडियम कर रखा है, सॉल्यूशन में ऊपर पहले से NH4OH डाल रखा है, तो सर सॉल्यूशन पहले से ही बेसिक है, आप उसमें से H2S गैस पास कीजिए सर। याद आया? याद आया क्या? यस यस, बोलो बोलो बोलो, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ सर, पढ़ा पढ़ा लग रहा है सर ऐसा। तो हमने क्या किया, H2S गैस पास करी बेसिक मीडियम, तो जिंक का सल्फाइड बनेगा सर, और जिंक सल्फाइड ZnS सारी दुनिया जानती है सर, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और एक्वस HCl के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। H2S, रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की जैसी स्मेल आपको, हो खुश हो जाओगे आप लोग एकदम। अगर नींद वींद आ रही होगी ना सर्दी के अंदर, ओ भाई नींद उड़ जाएगी 2-3 दिन के लिए, मैं बता रहा हूं, है ना। 2-3 दिन तक आपके नजदीक नहीं आएगी नींद।
यस, हाँ, जिंक सॉल्युबल इन HCl बट इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। ये जो रिएक्शन है, मुझे एक बात बताइए, ऐसी ही रिएक्शन तुम लोगों ने कहीं देखी देखी लग रही है क्या तुम्हें? दादा एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन है क्या तुम्हारी देखी देखी लग रही है क्या कहीं? ये जो रिएक्शन है, जो सेकंड वाली रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन तुम लोगों ने देखी देखी है कहीं? देखी है क्या? यस यस। अरे पब्लिक टॉयलेट में H2S नहीं होता है बेटा, वहां तो पब्लिक टॉयलेट में तो आपका फेवरेट NH3 होता है। हाँ, यस, हाँ हाँ यस। कहां देखी थी ये रिएक्शन? अरे सर, ये रिएक्शन हम लोगों ने एल्यूमिनियम के लिए पढ़ी थी ना, एल्यूमिनियम के लिए पढ़ी थी, जब Al3+ होता था एक्वस NaOH के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनियस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता था, याद आया तुम्हें? और सर वो HCl में सोल्यूबल नहीं होता था, लेकिन ये जो जिंक का जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी है, ये HCl में सोल्यूबल हो जाएगा। और क्योंकि ये जिंक का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है सर, ये NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना देता है, Na2ZnO2। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर यहां एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, वो NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम एलिमिनेट बना देता था, मेटा एलिमिनेट NaAlO2 बना देता था। और फिर हमने पढ़ा था कि भाई उल्टा चला जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन है, पॉलीहाइड्रोक्सी अगर आपने एसिडिक डाले हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता था। याद आया? कुछ कुछ याद आ रहा है क्या दादा? कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे मतलब ये दोनों रिएक्शंस याद करना आसान है ना, एल्यूमिनियम के साथ इसको पढ़ोगे तो याद करना आसान रहेगा। एल्यूमिनियम और जिंक हाइड्रोक्साइड में डिफरेंशिएट भी हम लोगों ने किया था, वहां पर डिस्टिंक्शन लिखा था, डिस्टिंक्शन फ्रॉम जिंक हाइड्रोक्साइड, वो यही था। सेम रिएक्शन है, जहां पर आपने जिंक लिखा है वहां पर कल आपने एल्यूमिनियम लिखा था। तो सर ये रिएक्शन थोड़ा हमारे लिए आसान हो गया सर। एक्वस अगर आपने NH3 डाला, वापस से वही चीज है, देखो एक्वस NaOH, तो यहां से OH माइनस मिल रहा है, यहां एक्वस NH3, या फिर ऐसे लिख दो NH4OH अमोनिया सॉल्यूशन, कुछ भी लिखा हो, तो यहां से भी क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, और एक्सेस ऑफ अमोनिया के अंदर ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये बहुत ही प्यारा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। H2S गैस इसमें से पास करवाओगे तो वापस जिंक सल्फाइड बन जाएगा, देखो है ना, वापस आप पीछे चले जाओगे जिंक के सल्फाइड पे। अब ये जो कंपाउंड आपके सामने ZnNH342+, इसके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ सकता है ना? हाँ, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है। ठीक है सर। अगर Zn2+ में से आपने डायरेक्ट H2S गैस पास करी तो पार्शियल पीपीटी बनेगा ZnS का, और आपने बेसिक मीडियम में H2S गैस पास किया तो जिंक सल्फाइड का व्हाइट पीपीटी मिलेगा। देखो ये तो वो वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, H2S आपने पास किया बेसिक मीडियम में तो ZnS का व्हाइट पीपीटी मिला। इसका ग्रुप रिएजेंट H2S इन बेसिक मीडियम होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो सिर्फ H2S अगर आपने गैस पास करी तब भी इसका पीपीटी क्यों बन गया सर? सर इस ग्रुप का तो जो ग्रुप रिएजेंट था वो H2S इन बेसिक मीडियम होता था, तब जाके इसका पीपीटी बनना चाहिए। यहां बेसिक मीडियम नहीं है, फिर भी इसका पार्शियल पीपीटी कैसे बन गया? क्या मुझे कोई इसका लॉजिक बता सकता है? क्या मुझे इसका कोई रीजन बता सकता है क्या? यस बताओ, देखें जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ क्यों बन जाएगा? ऑलरेडी बेसिक है, नहीं 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 ठीक है, वो ऑलरेडी तो प्रेजेंट है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर नहीं भी हुआ फिर भी रिएक्शन हो रही है, फिर भी रिएक्शन हो रही है। यस, आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, देखिए यहां पर मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे ये चीज समझाई थी कि यहां पर आप लोग सेकंड ग्रुप में H2S गैस को एसिडिक मीडियम में क्यों लेते थे? ताकि सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके। सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों करनी थी? क्योंकि अगर आपने सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं कम किया तो सल्फाइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस Zn2+ का यहां पर प्रेसिपिटेट करवा सकता है ना। इस वजह से हम लोग सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करते थे। सर इसका जो Zns का वैल्यू है बहुत हाई नहीं होता, जिंक सल्फाइड का Ksp वैल्यू बहुत हाई नहीं होता, इस वजह से अगर इसको हल्का सा भी सल्फाइड आयन मिल गया ना, ये वैसे ही प्रेसिपिटेट कर जाएगा, है ना। तो इन सब के लिए तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए, और ज्यादा के लिए हमें H2S डालनी पड़ती है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ये कहता है भाई मुझे तो थोड़ा सा भी सल्फाइड दिख गया ना मैं पिघल जाऊंगा, मैं प्रेसिपिटेट बनवा लूंगा। तो ये Zn2+ के साथ ये परेशानी है, आप समझ रहे हो शायद इस बात को। यस
तो इस वजह से अगर आपने सिर्फ H2S लिखा ना, तब भी सिर्फ H2S के केस में भी इसका क्या बन जाएगा, पार्शियल प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और बेसिक मीडियम में तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना ही है सर, उसमें तो हमें कोई दो राय नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस, हाँ, वेरी गुड सर। चलिए जी, नेक्स्ट रिएक्शन है कि हमने Zn2+ की रिएक्शन करवा दी सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सर कार्बोनेट बनेगा और क्या होगा, Zn2+ का कार्बोनेट बनेगा, बेसिक जिंक कार्बोनेट बनेगा सर। बेसिक किसकी वजह से, इस हाइड्रोक्साइड की वजह से, और ये रहा जिंक कार्बोनेट जो कि कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। और अगर आपने इसको हीट कर दिया तो ZnO बनाता है, CO2 बाहर भाग जाएगी, और ये जो ZnO है इसको फिलोसोफर्स वुल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिलोसोफर्स वुल बोला जाता है। फिलोसोफर्स वुल, वुल मतलब ये दिखने में वुल जैसा होता है ऐसे, है ना, दिखने में कैसा होता है, वूल जैसा होता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फिलोसोफर्स वूल। हालांकि ठीक है, नाम है, अब देख लेना इसका, है ना, इतना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है ना। हम लोग पढ़ते ही हैं कि कार्बोनेट है, उसको हीट करने से ऑक्साइड बनता है, CO2 गैस बाहर निकलती है ना। तो ये हो ही गया, जिंक कार्बोनेट था, उसको हीट करने से ऑक्साइड प्लस CO2 बना, है ना। अगली जो रिएक्शन है वो Zn2+ की एक सॉल्ट के साथ है। ये जो सॉल्ट है मैं ऐसे लिख दूं क्या, Na2HPO4। सर ये किसका सॉल्ट है, सर ये सॉल्ट है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 का सॉल्ट है सर ये। H3PO4 जिसको हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, उसके सॉल्ट के साथ आपने रिएक्शन करवाई। दो अलग अलग केसेस दे रखे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ NH4Cl एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। अगर एब्सेंस ऑफ NH4Cl है तो जिंक का फॉस्फेट बनेगा, बनना यही चाहिए था PO4 3- Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो सर जिंक का फॉस्फेट बनना चाहिए था Zn3PO4 होल ट्वाइस। लेकिन अगर ये प्रेजेंट है NH4Cl तो सर जिंक का अमोनियम फॉस्फेट बनेगा। हालांकि दोनों का जो कलर है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का ही होता है। देखो यहां पर प्रेजेंस है NH4Cl की, तो ये जो जिंक है NH4+ आयन, ये भी इस पीपीटी के अंदर प्रेजेंट होगा, Zn2+ NH4+। तो जिंक का अमोनियम फॉस्फेट बनेगा। यहां पर एब्सेंट है NH4Cl, तो जो नॉर्मल हमारी रिएक्शन होती है कि Zn2+ ने PO4 3- के साथ रिएक्ट किया, जिंक का फॉस्फेट बन गया। यहां अमोनियम की वजह से अमोनियम फॉस्फेट बना है। हालांकि दोनों का जो कलर है वो कैसा रहेगा, व्हाइट कलर का रहेगा, है ना। दोनों का जो कलर है वो कैसा रहेगा, व्हाइट ही रहेगा। ठीक है, K4FeCN6 के साथ रिएक्शन है ना भाई। ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। K4FeCN6 के साथ अगर Zn रिएक्ट करेगा तो सर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा Zn2FeCN6, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अगर आपने इसको एक्सेस में डाल दिया, ब्लूइश व्हाइट पीपीटी हो जाएगा। और अगर इसमें NaOH डाल दिया तो सर ये Na2ZnO2 बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। सोडियम जिंकेट इससे पहले कहां बनता था, जिंक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ करवाते तब सोडियम जिंकेट बनता था। यहां K4FeCN6 है, Zn2+ में डाला, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, एक्सेस ऑफ रिएजेंट ब्लूइश व्हाइट, NaOH डाला, Na2ZnO2 बन जाएगा। यार मतलब मैं आपको वो रिएक्शन बता रहा हूं जो तुम्हारे लैब मैनुअल में दे रखी है। एक मिनट रुको, हाँ एक बार के लिए देख लेते हैं हम लोग कि हमारे लैब मैनुअल में कौन सी रिएक्शन दे रखी है। रुको, थोड़ा सा वेट करना। लैब मैनुअल के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस हमारे लिए दे रखी है, एक बार के लिए वो देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं Zn2+, है ना। यहां पर ना वाईफाई की स्पीड इतनी गजब है ना, इतनी गजब है ना यहाँ वाईफाई स्पीड। मोबाइल नेटवर्क यहाँ रहता नहीं अच्छे से, और वाईफाई स्पीड इतनी जबरदस्त है। ये जो 5 मिनट की क्लास लेट हुई है ना अपनी, ये इतनी इसी जबरदस्त वाईफाई स्पीड की वजह से हुई है। सोचो इतनी जबरदस्त स्पीड है कि मेरा जो एक पीपीटी है उसको पहुंचने में टाइम लग गया इतना सारा, 5 मिनट लग गए, समझ रहे हो तुम, है ना। इससे अच्छा मेरे मोबाइल का वाई मतलब मोबाइल नेटवर्क है। तो अब देखो ये जो पीपीटी, ये जो अब लैब मैनुअल है, इसको अपलोड होने में ही मतलब इतना टाइम लग रहा है। हो जा भैया हो जा, शान लेके मानेगा अब, क्यों बेइज्जती करवा रहा है। हम्म हम्म हम्म
ग्रुप 2 कैटायन पे पहुंचा वो भी मैं, नहीं फिर चला गया। हाँ, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको। अबे यार क्या है भाई ये? हाँ, तो देखो आपके एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दे रखी है एक तो, है ना, और ये जो रिएक्शन है बस यहीं तक दे रखी है ना, यहां तक दे रखी है, एक तो ये वाली रिएक्शन दे रखी है, और बाकी रिएक्शन वही है जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए, बचपन से जो पढ़ते आए हैं, बचपन से जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो रिएक्शंस हैं कि सर ये वाली रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन, एक ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, और एक जिंक की HCl के साथ रिएक्शन ZnCl2 जिसमें बनता था वो रिएक्शन दे रखी है, बस 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 बस, इतना ही है भाई, इतना ही है, इतना ही है सर, इतना ही है बस। इतना ही, ये रिएक्शन है तो बहुत सिंपल वाली रिएक्शन दे रखी है। और अगर मैं Mn2+ की बताऊं ना तुम्हें, Mn2+, ओहो तुम खुश हो जाओगे, Mn2+ की सिर्फ ये रिएक्शन दे रखी है, एक रिएक्शन ये दे रखी है, वो भी इतनी सी, बस इतनी सी, इतनी सी रिएक्शन दे रखी है, इतनी सी रिएक्शन दे रखी है आपकी। और जो अगली रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है ये ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अच्छा Na2+, ये रिएक्शन दे रखी है, ऐसे मान लो आप, ये वाली रिएक्शन ऑक्साइड है ना, ये जो आपका MnOH होल ट्वाइस था ना, इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, इसका ऑक्सीडेशन, ये वाली रिएक्शन, यस, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है तुम्हारी Mn2+ में। लेकिन 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 हम तो सर पढ़ेंगे सर, हम तो खूब सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, ऐसी क्या बात है ना? हाँ, हम तो खूब सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे सर। हम लोग Zn2+ हो चुका है, Mn2+ में सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट पास करेंगे। अरे सर ग्रुप रिएजेंट पास करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, Mn का सल्फाइड बनेगा, MnS, लाइट पिंक कलर का पीपीटी होता है बेटा, एक कैसा लाइट पिंक कलर का, और साथ साथ आप लोग चाहो तो क्या लिख सकते हो, बफ कलर भी लिख सकते हो सर। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये तुमने बफ कलर आज से पहले भी पढ़ा है क्या कहीं? ये बफ कलर कहीं पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता था दादा, कहीं पर बफ कलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता था, याद है कुछ? बताइए जरा। हाँ मतलब ये जो Mn का सल्फाइड है सर, ये HCl और एसिटिक एसिड दोनों में सॉल्युबल है सर, है ना, दोनों में सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कहीं पर आता था। कहां आता था बताओ? बफ, बफ कैसा होता है? अरे बफ मतलब अपनी हल्का सा अपनी स्किन जैसा होता है, मतलब अपनी जो स्किन जैसा होता है ना, स्किन जैसा कलर होता है, लाइट पिंक, है ना, बफ उसको बोला जाता है। नहीं पढ़ा? जहां तक मुझे याद है, हालांकि मतलब पता नहीं वो सही याद है या नहीं है, काफी टाइम हो गया मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाई हुए, जब हम लोग डिस्टिंग्विश करते थे बिटवीन फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तब हम लोग उसमें कुछ टेस्ट पढ़ते थे, याद है आपको? तो वहां पर हम लोग एक टेस्ट पढ़ते थे, FeCl3 टेस्ट, है ना, कि जो फिनॉल्स होते हैं वो FeCl3 के साथ कौन सा कलर देते थे, याद करो। अब बफर नहीं, बफ, बफ कहता है, बफर। हाँ, फिनॉल्स जो थे वो FeCl3 के साथ जो आप लोग टेस्ट पढ़ते थे, FeCl3 के साथ कौन सा टेस्ट, कौन सा कलर आता था? हाँ हाँ, FeCl3 के साथ कौन सा? पिंक होता था, मैं मार दूंगा थप्पड़। हाँ, वॉलेट कलर आता था, बिल्कुल सही, वॉलेट कलर आता था। और वैसे ही अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का FeCl3 टेस्ट करवाते थे तो उसमें बफ कलर आता था, तो जहां तक मुझे याद है, तो वहां पर हम लोग ये टेस्ट पढ़ते थे, है ना। हाँ, तो आपका ये जो
Mn का सल्फाइड होता है सर, ये लाइट पिंक कलर का पीपीटी होता है। Mn2+ जो है वो एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके वापस से हाइड्रोक्साइड बनेगा सर, इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये भी पिंक व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। एक्सेस ऑफ NaOH में इसका डिसोल्यूशन नहीं होता, लेकिन सर इसका ऑक्सीडेशन जरूर हो सकता है। इसका ऑक्सीडेशन एयर की प्रेजेंस में स्लो होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने H2O2 डाल दिया बाहर से, है ना, आपके पास इतना टाइम नहीं था, आपने बाहर से H2O2 डाल दिया, तो ये इसका ऑक्सीडेशन फास्ट कर देगा और क्या बनाएगा, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्राउन कलर का पीपीटी होता है। इस हाइड्रेटेड ऑक्साइड का कई जगह पर फॉर्मूला ये भी लिखा होता है, आपका जो लैब मैनुअल है उसमें ये वाला फॉर्मूला लिखा है ना, जो लैब मैनुअल है उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लिखा है, आप लोग देख लेना इसको। हाँ ओ सॉरी, ओ भाई, हाँ बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। अब ये जो रिएक्शन है ये आपके लैब मैनुअल में दे रखी है। अब ये जितनी भी Mn2+ की रिएक्शंस है ना, इनमें से कोई भी लैब मैनुअल में नहीं दे रखी है ना, लेकिन है, एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं। एक्वस NH3 के साथ भी सेम वही चीज होगी जो एक्वस NaOH के साथ हो रहा था, हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा। ये भी NaOH में डिसॉल्व नहीं हो रहा था और ये भी एक्वस NH3 के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन NH3 के सॉल्ट्स के अंदर डिसॉल्व होगा। लेकिन इतना कोई आपसे नहीं पूछता है कि किसमें सॉल्युबल होगा और किसमें नहीं होगा। Mn2+ H2S के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा, एसिडिक मीडियम में भी कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। हाँ, बेसिक मीडियम में सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट होती है कि MnS का बफ कलर का पीपीटी बन जाता है। अब अमोनियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करोगे तब भी MnS का सेम वही पीपीटी बनेगा, है ना। तो ये बार बार रिएक्शन हो रही है, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हो ये रहा, सल्फाइड आयन आना चाहिए, सल्फाइड आयन H2S से आया, यहां सल्फाइड आयन अमोनियम सल्फाइड से आया, बनेगा MnS, है ना, Mn का सल्फाइड ही बनेगा जो कि पिंक या बफ कलर का पीपीटी होता है। अगर इसके सॉल्ट्स के साथ आप रिएक्शन करवाओ, फॉस्फेट के सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करवाओ, सेम रिएक्शन है जैसे हम लोग Zn2+ की रिएक्शन पढ़ रहे थे, बिल्कुल वैसी रिएक्शन है फॉस्फेट सॉल्ट्स के साथ। अगर एब्सेंस ऑफ NH4Cl है तो डायरेक्ट फॉस्फेट बन जाएगा, और अगर एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ NH4Cl है तो सर अमोनियम फॉस्फेट बनेगा। दोनों ही जो कलर थे वो पिंक पीपीटी होता है। पिछली बार व्हाइट था, अब की बार पिंक है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये रिएक्शन दोनों जगह पर सेम है, यहां Mn लिखा है और वहां पर जिंक लिखा था। आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको वापस दिखा देता हूं, है ना, ये देख लो भले, ये देख लो, जहां Mn लिखा है आज यहां जिंक लिखा था। दोनों में व्हाइट पीपीटी था और इसमें हाँ व्हाइट की जगह पिंक है सर, है ना, इसमें व्हाइट की जगह पिंक है, बस इतना सा फर्क है। और ये सारी चीजें Mn+2 की ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस है ना। इसमें क्या हो रहा है, Mn2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, है ना। ये कोई टेस्ट नहीं है ना, ये कोई टेस्ट नहीं है। ऐसे मान लो कि ये मतलब रिएक्शंस हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो कि Mn2+ का PbO2 कॉन्सेंट्रेट HNO3 H2SO4 के साथ देखोगे MnO4- बन जाएगा। H2O8 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, MnO4- में कन्वर्ट कर देगा। BiO3 ये भी इसमें, IO4- ये भी इसमें। यस, यहां बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां I+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये दोनों अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब ये मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आप लोगों ने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन में कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो Mn को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से डायरेक्ट किसमें भेज देंगे, +7 में भेज देंगे। MnO4- जो सारी दुनिया जानती है किस कलर का होता है, पर्पल पिंक कलर का होता है ना। पर्पल बोल दो, पिंक कलर बोल दो, डार्क पिंक बोल दो या फिर पर्पल बोल दो। यस तो ये रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सर। यस दादा, ये रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमें पता होते हैं सर पहले से ही, +2 से +7 में भेज देना है सल्फेट में, पर मैग्नेट में, है ना, MnO4- में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है तुम्हारा Ni2+। नेक्स्ट कौन सा कैटायन है, Ni2+। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी रिएक्शन इसकी हमारे सिलेबस में है। एक तो ये वाली रिएक्शन दे रखी है ना, ये एनसीईआरटी ने दे रखी है, लैब मैनुअल में दे रखी है, और एक मेरे हिसाब से ये डीएमजी वाली रिएक्शन है, ये वाली, है ना, ये डीएमजी वाली रिएक्शन है। ये आपकी दे रखी है लैब मैनुअल के अंदर। यही होगी मेरे हिसाब से, ये दो ही होनी चाहिए। हाँ, ये दो ही रिएक्शन है दादा, ये दो ही रिएक्शन है जो आपकी लैब मैनुअल में, और नहीं है कोई। Ni2+ की यही दो रिएक्शंस हैं जो आपके लैब मैनुअल में। और वहीं पर अगर मैं कोबाल्ट की भी बता दूं तुम्हें लगे हाथ, है ना,
कोबाल्ट की भी अगर मैं बता दूं तुम्हें लगे हाथ, तो HNO3 के साथ ये रिएक्शन आप लोग देख लेना, और एक KNO2 के साथ ऑक्सीडेशन की एक रिएक्शन दे रखी होगी कहीं। ये वाली रिएक्शन है ना, ये आपकी रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में। बस ये दो रिएक्शन दे रखी है सर, है ना, यही दो रिएक्शंस हैं जो दे रखी है एनसीईआरटी में। हाँ अच्छा, आ जाओ जाओ देख लेते हैं एक बार के लिए ना। Ni2+ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है, ये वाली रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन कि डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सोमेटो के साथ अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर ये क्या देता है सर, ये रोजी रेड कलर का पीपीटी देता है। ये जो रोजी रेड कलर के पीपीटी की स्ट्रक्चर है, इसके जो स्ट्रक्चर है मैं आपको पहले से बता देता हूं। हाँ, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कहां पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ लिया था। आपका होमवर्क है, वापस से जाइए, इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये जो स्ट्रक्चर थी ये एक्स्ट्रा स्टेबल हुआ करती थी, याद है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हुआ करती थी। किसकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल हुआ करती थी सर, इसमें एक दो एडिशनल रिंग बनती थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, यस, है ना, एडिशनल रिंग बनती थी और इसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ करती थी। स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है। हालांकि Ni2+ की DMG के साथ रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोबाल्ट Fe2+ और Bi3+ की रिएक्शन देखें वो भी DMG के साथ, आप चाहो तो मतलब ये देख सकते हो, है ना, इसके कलर ध्यान में रख सकते हो, लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें Ni2+ का DMG के साथ रिएक्शन दे रखा है। अब क्योंकि DMG रिएक्ट कर रहा है तो फिर हमने देख लिया कि भाई ठीक है, बाकी लोगों ने करवा रहे हो तो इसकी भी करवा दो, है ना। चलो जी, Ni2+ के अंदर इसका ग्रुप रिएजेंट डाला H2S, तो सर निकल का सल्फाइड बनेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक कलर का पीपीटी होता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के अंदर हीट करने पे सॉल्युबल हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराऊं तो निकल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, ग्रीन कलर का पीपीटी होता है। और NaOCl, ये एक याद करो, ये NaOH + Cl2 लिख दूं क्या, NaOH + Cl2, और सर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये Ni को +2 से किस में भेज देगा, +3 में भेज देगा। +2 में एक ग्रीन कलर का पीपीटी होता है, +3 के अंदर ये ब्लैक कलर के पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि ये जो रिएक्शन है ये आपके लैब मैनुअल में नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लैब मैनुअल में नहीं दे रखी तो हम लोग याद रख सकते हैं इसको, है ना, हम लोग याद रख सकते हैं सर इसको, लैब मैनुअल में नहीं भी दे रखी कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्वस NH3 के साथ सेम वापस वही पीपीटी बनेगा, है ना, निकल हाइड्रोक्साइड यहां था, निकल का हाइड्रोक्साइड यही है, दोनों में एक ग्रीन कलर का पीपीटी है। यहां पर एक्सेस ऑफ NaOH + Cl2 डालने से ये +3 में जा रहा था, यहां एक्सेस ऑफ NH3 डालने से ये एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है। Ni2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और वो कॉम्प्लेक्स आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यस, ये कॉम्प्लेक्स आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर ओल्ड समरी लेक्चर ही दे दीजिए प्लीज। समरी लेक्चर तो बेटा इसका यार समरी लेक्चर देखना पड़ेगा मुझे, मतलब मेरे पास है भी या फिर नहीं, है ना, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा बेटा, है ना। होगा तो मैं डाल दूंगा, नहीं होगा तो इसमें यार अब समरी में क्या ही डालें, मतलब बताओ। हाँ, इसमें अब समरी में क्या ही डालें, मतलब इतनी सारी तो रिएक्शंस हैं यार, अब क्या करें, क्या करोगे समरी में डाल के बताओ। एक्वस KCN के साथ यहां से K + CN- आएगा, Ni2+ यहां है, NiCN ट्वाइस का ग्रीन पीपीटी बन जाएगा, Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक्सेस ऑफ KCN डालने से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और Br2 NaOH इसको वापस NiOH होल थ्राइस में कन्वर्ट कर देगा, और NiOH होल थ्राइस ये रहा सर, ये ब्लैक कलर का पीपीटी होता था, ये वापस मैं बोल देता हूं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, +2 से किसमें भेज देगा, +3 में। और Ni+3 हाइड्रोक्साइड कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ब्लैक कलर का पीपीटी होता है। हाँ यस, NS3 है बेटा, CS3 नहीं है, ये N है, यहां N है, N, यहां N है, यस, यहां पर क्या है, N है, हाँ, यहां पर क्या है, N है बेटा, वेरी गुड, N है ना, C नहीं है बेटा जी, C नहीं है। ये DMG वाली रिएक्शन हम लोगों ने देख ही ली, है ना, DMG की रिएक्शन हम लोगों ने देख ली। एक और देख लो चलो, है ना, यहां पर एक और देख लो,
अगर मान लो Na2+ है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3 के साथ, तो निकल का बाइकार्बोनेट बनेगा और Br2 वाटर के साथ आपने इसका रिएक्शन करवा दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Ni2O3 में, जो कि होता है किस कलर का, ब्लैक कलर का, है ना। ये क्या बन जाएगा, ब्लैक कलर का पीपीटी बन जाएगा, है ना। तो आप लोग बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन चाहो तो लैब मैनुअल का रिवीजन समझ, हाँ लैब मैनुअल का मतलब रिवीजन आप लोग चाहो तो मैं देख सकता हूँ, है ना, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लैब मैनुअल वाला मैं दे दूंगा, हाँ लैब मैनुअल वाला मैं दे दूंगा, है ना, जो सिर्फ लैब मैनुअल में दे रखी है वो मैं आपको दे दूंगा। यस। तो ये Na2+ में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देख सकते हो, ब्रोमीन वाटर के साथ लास्ट में निकल का ऑक्साइड बनता है जब हम लोग इसको हीट करते हैं। Na+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ब्लैक कलर का पीवीडी बनेगा, है ना। और यहीं पर अगर मान लो कोबाल्ट होता ना, निको CO2+ होता ना, तो सेम यही रिएक्शन अगर आप लोग करवाते, सेम यही रिएक्शन अगर आपने इसके साथ करवाई ब्रोमीन वाटर के साथ, तो सर उसमें एप्पल ग्रीन कलर मिलता आपको, सॉल्यूशन जो है ना वो कैसा हो जाता, एप्पल ग्रीन कलर का हो जाता, है ना, एप्पल ग्रीन कलर का हो जाता। डन है। तो ये एडिशनल रिएक्शन है, देख लेना आप लोग, एडवांस वगैरह में पूछ सकता है, मेंस में तो हालांकि पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। CO2+ की एक एडिशनल रिएक्शन मैंने करवा दी है ना, CO2+ की एडिशन रिएक्शन मैंने आपको करवा दी है। सबसे लास्ट ग्रुप 4 कैटाइन जो है वो है CO2+। हाँ ये बोरिंग है यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ बोरिंग है, मैं क्या कर सकता हूँ यार इसमें, बताओ आप लोग, मैं इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं, है। अब इसको इंटरेस्टिंग मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ आपके सामने कोई 2-4 कलर वलर मिला के दिखाया जाए आपको, लेकिन वो भी तो पॉसिबल नहीं है ना, इतनी सारी चीज़ें कलर बना के दिखा के मतलब पॉसिबल नहीं है ना। तो अब और मेरे में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है नहीं यार, है ना, कि जिससे इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, है ना। तो देखो जो है यार उसको सहन करो थोड़ा सा, है ना। बाकी मैंने पढ़ाया तुम्हें पता है, ईमानदारी से पढ़ाई पूरी इनऑर्गेनिक। अब इसमें जो यही है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ इसमें इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए एक काम यही किया जा सकता है कि इसमें रिएक्शन कम की जा सकती है ना, कि मान लो मैंने 10 रिएक्शन करवाई, इसमें से 4 ही रिएक्शन करवाऊँ, तो ये काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। बात ये हो जाएगा कि जल्दी हो जाएगा, बस बात इतना सही है, इंटरेस्टिंग फिर भी नहीं रहेगा। हर चीज को उस तरीके से नहीं समझा सकते जिसमें हम लोग लॉजिक जो पढ़ते थे, लॉजिक जो ढूंढते थे, अब इसमें क्या ढूंढे मतलब, है ना। हाँ सर ये ग्रुप रिएजेंट है H2S अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सीधा सा सल्फाइड बनेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या फिर एक्वा रेजिया डालना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, सोल्यूबल होगा। और इसका जो सल्फाइड होता है सर, ये ब्लैक कलर का पीपीटी होता है। देखो सल्फाइड्स में आप देखोगे बहुत सारे सल्फाइड्स ब्लैक कलर के मिलेंगे आपको, बहुत सारे सल्फाइड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे सल्फाइड ब्लैक कलर के, लेकिन बहुत सारे सल्फाइड्स ब्लैक कलर के। जो हम लोगों ने ये पढ़ा है ना, उसमें कैटाइंस में थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शंस आई हैं और कैटाइंस में थोड़े से लॉजिक्स कम हैं। लेकिन अगर एनायन की बात करें तो एनायन में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा सोल्ट एनालिसिस, उसमें हमने बहुत सारी रिएक्शंस जो हमारे काम में आती है वो पढ़ी है ना, समझ रहे हो आप लोग। एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सर पहले क्या बनेगा, OH एनोड थ्राइब्स बनेगा। ये जो है ब्लू कलर का पीपीटी होता है, ठंडा करने पे और गर्म करने पे ये COOH होल ट्वाइस में, जो कि पिंक कलर का होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और एयर की प्रेजेंस में, यहां देखो कॉपर का कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और एयर की प्रेजेंस में ये कोबाल्ट +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, जो कि ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का, ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। Ca2+ नहीं है बेटा, CO2+ है, ये CO2+ है। कौन सा है, CO2+। यहां पर जो कोबाल्ट का आपने +2 वाला सोल्ट ले रखा है, मान लेते हैं वो ये वाला कोबाल्ट का नाइट्रेट ले रखा है ना, कोबाल्ट का नाइट्रेट ले रखा है एक्वस NaOH के साथ, एक NO3- हटके उसके एक NO3 की जगह एक OH- आ जाएगा, और आपने एक्सेस ऑफ NaOH ले लिया तो ये जो NO3 का दूसरा आयन है वो भी हटके उसकी जगह OH आ जाएगा। फिर आपने एयर डाली तो एयर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा +2 से +3 में। मेरी बात जानते हो क्या आप लोग, मेरी बात आप लोग समझ रहे हो क्या दादा, आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और वहीं पर अगर मान लो मैंने KCl के साथ रिएक्शन करवाई, एक्वस KCl के साथ, तो ये COCl4- का ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा, सॉल्युबल हो जाएगा, है ना, रहेगा कोबाल्ट इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
यस, वहीं पर कोबाल्ट का नाइट्रेट वापस से कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पर हम लोगों ने एक्वस NaOH लिखा था, एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा। सर जो एक NO3- है वो हटेगा और NO3- की जगह एक OH आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक्सेस ऑफ NH3 डाल दिया तो सर क्या होगा, मेरा एक कंपाउंड बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि सोल्यूबल होगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहां कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। हाँ, यस यस यस, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, क्या आप लोगों ने ये वाला जो पॉइंट है ये आज से पहले देखा है क्या कहीं? दादा, क्या आप लोगों ने ये वाला जो पॉइंट है वो आज से पहले कहीं देखा है क्या? हाँ, ये वाला जो पॉइंट है, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, आप लोगों ने आज से पहले कहीं देखा है क्या? जल्दी बताइए, आप लोगों ने ये वाला जो पॉइंट है बेटा आज से पहले कहीं देखा है क्या? क्या कहीं देखा देखा लग रहा है आप लोगों का? कहीं देखा देखा लग रहा है? कहां पढ़ा था? नहीं नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं पढ़ाया था। हाँ, ये मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाया था। डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाया था कि जो CO3+ का जो कॉम्प्लेक्स होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, CO2+ इज मोर स्टेबल। जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था ना, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, क्या पढ़ा रहा था? अरे वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल वगैरह है ना, जो वो मैं पढ़ा रहा था, उसमें उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक्वस मीडियम होता है उसके अंदर CO2+ इज मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो जो CO3+ होता है वो बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। CO3+ बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि CO2+ और CO3+ में यहां 3+ चार्ज है, और 3+ चार्ज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव ज्यादा होता था, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो सर इसका CFS ज्यादा होगा, और हम लोगों ने पढ़ा था CFS ज्यादा है इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। यहां देखिए कोबाल्ट +2 में है लेकिन ऑक्सीडाइज होकर +3 में चला गया, क्योंकि +3 कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है कोबाल्ट का, +3 ज्यादा स्टेबल है कोबाल्ट का, बिकॉज ऑफ, लिखा भी है, हाईली स्टेबल ड्यू टू हाई CFSC। और CFSC ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा है, और ज्यादा क्यों है? क्योंकि सर इसमें चार्ज ज्यादा है सर, +2 की बजाय +3 है सर। हाँ जी, यहां पर भी सेम वही चीज है, CO2+ K+Cn- के साथ रिएक्ट करेगा सर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में साइनाइड बनाएगा, बफ कलर का पीपीटी होता है। एक्सेस ऑफ KCN डाल दिया तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसमें कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अपने आप पड़ा पड़ा ये कोबाल्ट +3 में चला जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट का +3 कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल है। वैसे ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अच्छी रिएक्शन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको देखिएगा आप लोग। सर ये कोबाल्ट का नाइट्रेट बनता है, इसको फिशर सॉल्ट बोला जाता था, जो कि येलो कलर का पीपीटी होता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसको अच्छे से देखना है। कोबाल्ट 2+ है, उसकी रिएक्शन आपने KNO2 के साथ करवाई, एसिडिक मीडियम दे रखा है एसिटिक एसिड के साथ, K3CONO2 6, कोबाल्ट यहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, येलो कलर का पीपीटी है, इसको फिशर सॉल्ट बोला जाता है ना। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि आपकी NCERT लैब मैनुअल में दे रखी है ना, NCERT लैब मैनुअल में दे रखी है। तो इस रिएक्शन को आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाएं, इसके ऊपर मैं आपसे ये चाहता हूं, है ना, गौर फरमाएं। वैसे तो नॉर्मल रिएक्शन है, कोबाल्ट +2 NO2- के साथ रिएक्ट करेगा, ये कैटायन है, ये एनायन है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट आपका कंपाउंड नहीं बनता, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। और कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कोबाल्ट का +3 कॉम्प्लेक्स होता है सर, वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। एक छोटी सी टेबल आपके सामने दे रखी है, यस, एक छोटी सी टेबल है जो आपके सामने मैंने दे रखी है, एक छोटी सी टेबल है। ये रिएक्शन आप लोग अमोनियम थायोसाइनेट के साथ देख सकते हो। इसमें भी सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एक छोटी सी टेबल दे रखी है, देखो इसमें कौन कौन से कैटाइंस हैं, निको, मंजन, है ना, ये 4 कैटाइन है सर।
जब आप ग्रुप रिएजेंट इसमें डालते हो तो सल्फाइड बनते हैं सबके, है ना, सबके सल्फाइड बनते हैं। ये सबके सल्फाइड के कलर लिखे हुए हैं, निकल और कोबाल्ट। निको का ब्लैक कलर का होता है, एमएन का बफ या फिर पिंक कलर होता है, और जेडएनएस जो होता है व्हाइट होता है। अगर मुझे पता लगाना हो कि जो आपका पीपीटी है ये किसका है, या तो आप कलर से बता दोगे। अगर इसका कंफर्मेशन करना हो और ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो पीपीटी है मुझे अगर पता लगाना हो कि ये एनआई है या फिर CO2+ का है, तो मैं इसको डिसॉल्व करूंगा डाइल्यूट HCl में। डिसॉल्व नहीं होगा, डाइल्यूट एसिडिक एसिड में भी डिसॉल्व नहीं होगा। ये डिसॉल्व किस में होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या फिर एक्वारेजिया के अंदर। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या फिर एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये जो आपका सॉल्ट रहा होगा या तो Na2+ का रहा होगा या CO2+ का रहा होगा। अगर मान लीजिए मेरा जो सॉल्ट है, मेरा जो प्रेसिपिटेट है, वो अगर डाइल्यूट HCl में ही डिसॉल्व हो गया, अगर वो डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब या तो वो Mn2+ का था या फिर Zn2+ का था। दोनों डिसॉल्व हो गए, फिर मैंने डाइल्यूट एसिडिक एसिड डाला। अगर डाइल्यूट एसिडिक एसिड के अंदर भी डिसॉल्व हो गया तो वो Mn2+ का था, डाइल्यूट एसिडिक एसिड के अंदर नहीं हुआ तो वो Zn2+ का था। तो मैं तीनों में डिफरेंशिएट कर सकता हूं। मैं प्रेसिपिटेट्स जो हैं इन दोनों में, देखो एक्वारेजिया में तो सब कुछ डिसॉल्व हो ही जाना है, तीनों ही डिसॉल्व हो रहे हैं। एक्वारेजिया में तो तीनों डिसॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इससे पता नहीं लगेगा ना मुझे कि किसका सॉल्ट है। तो इसका पता लगाने के लिए मैं ये डिफरेंट डिफरेंट 3 सब्सटेंसेस यूज कर सकता हूं। इन प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करवा के चेक कर सकता हूं कि कौन सा किस में डिसॉल्व हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्ट का आइडिया लगा सकता हूं। यस, तो ये इस तरीके से आप लोग सॉल्ट वगैरह पता लगा सकते हो। अरे बफ मतलब वो लाइट पिंक जो होता है ना, बफ जैसा ही दिखता है बेटा। हाँ, जो लाइट पिंक कलर है ना तुम्हारा, वो बफ जैसा ही दिख रहा है ना, वो बफ जैसा ही दिखता है दादा। जो लाइट पिंक है वो आपका बफ जैसा ही दिखता है, ठीक है। हाँ पफ, अभी अभी तो मैंने बताया था, हद है मतलब। कहाँ सो रहे हो बेटा जी, सो रहे हो, नींद आ रही है। बफ का मतलब, बफ मतलब हमारी जो स्किन स्किन का कलर होता है ना लगभग जैसा, है ना, वैसा सा, है ना। लाइट पिंक, पिंक को आप लाइट करते जाओ, स्किन कलर सा हो जाएगा, है ना, बफ कलर उसको बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर हमारे ग्रुप 4 के पास ग्रुप 5 कैटाइंस है। ग्रुप 5 में Ba2+, Sr2+ और Ca2+। सर ये तीनों के तीनों कैटाइन है, किसके, ग्रुप 2 के हैं क्या? सर ये तो ग्रुप 2 के कैटाइन है। सर कैसे याद रखें? सर इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं क्या, भारत सरकार। ओहो, अरे सर ये तो मस्त एकदम मामला सेट हो रहा है। सर ये तो बहुत जबरदस्त बन रहा है, भारत सरकार। इस तरीके से याद रख सकते हो, आपकी श्रद्धा है। आप अगर कुछ थोड़ा मतलब और तरीके से याद रखना चाहो, इट्स योर चॉइस। मतलब भारत सरकार की फॉर्म में भी इसको याद रखा जा सकता है। इसके लिए ग्रुप रिएजेंट तुम लोग जानते ही हो, अमोनियम कार्बोनेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। NH4OH आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग वो ऊपर डाल चुके हो। Ba2+, Sr2+, Ca2+, क्योंकि अमोनियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। इन तीनों के क्या बनेंगे, कार्बोनेट्स बनेंगे। और इन तीनों के जो कार्बोनेट्स होते हैं सर, वो कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, और सारे के सारे डिसॉल्व होते हैं किसमें, एसिडिक एसिड में। मजा ही आ गया सर, है ना। कलर का लफड़ा ही नहीं रहेगा, कलर का लफड़ा ही नहीं रहेगा सर। यहां से, है ना, यहां से व्हाइट पीपीटी है तो सर हमारे लिए ज्यादा लफड़ा नहीं है, याद रखना हमारे लिए आसान है सर, हमारे लिए आसान है सर। हाँ, बाप सरकार स्कूटर, ओ वो यार तुम जैसे भी तुम लोग याद रखना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है। कोई और मेथड से तुम लोग याद रखना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, है ना। मैंने एक तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। बहुत बढ़िया जी। हाँ हाँ हाँ, चलो जनाब, हम लोग बात करने वाले हैं अब इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में। बैरियम 2+ के टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखो अमोनियम कार्बोनेट में डालोगे, बैरियम कार्बोनेट बनेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अभी लिखवाया था कि ये एसिटिक एसिड में सॉल्युबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैरियम का एसिटेट बन जाएगा। अब बैरियम एसिटेट में वापस आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला तो सर Ba2+। अब जैसे कुछ सबसे बढ़िया पता है क्या होगा, अब सबसे बढ़िया ये होगा कि ये जो इनकी जो मैक्सिमम रिएक्शंस होगी ना, मैक्सिमम रिएक्शंस आयोनिक
मैक्सिमम रिएक्शंस आयोनिक रिएक्शंस होंगी। अब आयोनिक में प्लस को माइनस के साथ जोड़ना है, बस इतना सा काम करना है। बैरियम 2 प्लस CO3 2 माइनस क्या बन गया? बैरियम कार्बोनेट बन गया। यहां बैरियम 2 प्लस CO3 2 माइनस, यहां एसिटिक एसिड में एसिटेट आयन होता है CS3CO माइनस, यस, ये इसमें आयन होता है कौन सा? CS3CO माइनस प्लस H प्लस। तो Ba2 प्लस के साथ ये एसिटेट आयन, तो सोडियम बैरियम का एसिटेट बन गया। अब H2SO4 के साथ रिएक्शन, तो बैरियम 2 प्लस SO4 2 माइनस के साथ रिएक्ट करके बैरियम का सल्फेट बना देगा। और ये तो हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया कि बैरियम सल्फेट जो होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और HCl अगर आपने डाल दिया तो ये HCl में डिसॉल्व नहीं होता, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट HCl में डिसॉल्व नहीं होगा। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही है। इसकी रिएक्शन अगर मैंने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ वापस करवा दी, देखो बैरियम सल्फेट कब बनता है? जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन हुई। लेकिन अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन हुई तब जाके सॉल्युबल हो जाएगा, बैरियम का हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, बाई सल्फेट बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो इसमें तो सिर्फ कैटायन को एनायन के साथ जोड़ना था, एनायन को कैटायन के साथ जोड़ना था। डिस्टिंग्विश, बैरियम का जो कैटायन होता है वो भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और बैरियम का जो सल्फेट होता है वह भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट आप कैसे करोगे कि बैरियम का कार्बोनेट जो है सर वो डिसॉल्व होता है किसमें? HCl में, लेकिन बैरियम का जो सल्फेट है सर वो HCl में डिसॉल्व नहीं होता। इन दोनों में डिफरेंशिएट आप ऐसे कर सकते हो। यहां पर भी Ba2 प्लस, यहां पर भी Ba2 प्लस, दोनों ही प्रेसिपिटेट Ba2 प्लस के हैं, लेकिन ये कार्बोनेट है, ये सल्फेट है, दोनों ही व्हाइट कलर के हैं, लेकिन ये HCl में सोल्यूबल है और ये HCl में सोल्यूबल नहीं है। तो आप इस तरीके से दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यस, ठीक है साहब। तो ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल आसान सी रिएक्शन है। अब देखो इनमें ना कोई ज्यादा टेस्ट से नहीं है, देखो मैं आपको बताऊं ज्यादा टेस्ट नहीं है। अगली रिएक्शन वापस से देख लो, बैरियम की पोटेशियम क्रोमेट के साथ, ये Ba2 प्लस, यहां CrO4 2 माइनस क्या बन जाएगा? बैरियम का क्रोमेट बन जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड बट सॉल्युबल इन HCl। रिएक्शन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, प्लस को माइनस के साथ जोड़ना है, बस प्लस को माइनस के साथ जोड़ना है, बस इतना सा काम करना है। और स्ट्रोंसियम और कैल्शियम के जो क्रोमेट्स हैं उनमें डिफरेंशिएट करने का तरीका लिख रखा है। ये जो रिएक्शन है, मुझे एक बात बताइए, क्या ये रिएक्शन तुम्हें वापस करवाने की जरूरत है क्या? नहीं, तुम बताओ, ये जो रिएक्शन है ये मुझे वापस करवाने की जरूरत है क्या? यस, बताओ, करवाने की जरूरत है क्या? कितनी बार करवा दी भाई? स्ट्रोंसियम और कैल्शियम के जो क्रोमेट्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन बैरियम का जो क्रोमेट होता है वो सोल्यूबल नहीं होता सर एसिटिक एसिड या फिर HCl में। इनके क्रोमेट सोल्यूबल क्यों होते हैं? क्योंकि एसिडिक मीडियम के अंदर जो क्रोमेट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डाइक्रोमेट है वो सोल्यूबल हो जाएगा। ये रिएक्शन हम लोग खूब बार पढ़ चुके हैं, है ना, खूब बार ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब मैं आपसे यही कह रहा था कि एक एक दो रिएक्शन है ना, जैसे मान लो हम ये 2 रिएक्शन थी जो हमें बैरियम 2 प्लस की पढ़नी थी, स्ट्रोंसियम 2 प्लस उसकी भी यही 2-4 रिएक्शन होंगी, है ना। स्ट्रोंसियम 2 प्लस की 2 ही रिएक्शन होंगी। आ जाओ, स्ट्रोंसियम 2 प्लस, सबसे पहले तो इसका ग्रुप रिएजेंट डाला, ग्रुप रिएजेंट में कार्बोनेट बनेगा जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, एसिटिक एसिड के अंदर ये सोल्यूबल होगा, क्यों? स्ट्रोंसियम का एसिटेट बन जाएगा, और डाइल्यूट H2SO4 में ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सेम 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 वही जो भी हमने किया था किसके केस में? कैल्शियम के केस में। यहां कैल्शियम 2 प्लस था, यहां कैल्शियम कार्बोनेट बना था, कैल्शियम का एसिटेट बना था, और कैल्शियम का सल्फेट बना था। कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ डिफरेंस इतना सा है, जहां Sr2 प्लस लिखा है वहां पिछली बार Ca2 प्लस लिखा था, बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है। स्ट्रोंसियम का पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाओगे, स्ट्रोंसियम का क्रोमेट बनेगा, लेकिन सर ये HCl के अंदर सोल्यूबल होता है, क्यों? क्योंकि जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पिछली बार जो बैरियम का क्रोमेट था सर वो सोल्यूबल नहीं हुआ करता था। ये तो लिखा है देखो, जो बैरियम का क्रोमेट था वो सोल्यूबल नहीं था HCl के अंदर, ये सोल्यूबल है HCl के अंदर। दोनों में बिल्कुल सेम रिएक्शंस हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। Sr2 प्लस 2 रिएक्शंस थी, खत्म हो गया सर। कैल्शियम 2 प्लस पढ़ना है, खत्म है मामला। और जो कैल्शियम 2 प्लस है उसकी भी कोई बहुत लंबी चौड़ी रिएक्शंस नहीं है, 2-3 रिएक्शंस ही है। हाँ, यस, बहुत बढ़िया सर।
बेटा इसमें तो क्या इंपॉर्टेंट बताऊं, दो रिएक्शन है इसकी, दो रिएक्शन इसकी है, दो रिएक्शन इनकी है, दो रिएक्शन ही है, इसमें तो रिएक्शन ही नहीं है ज्यादा, तो ये तो दोनों रिएक्शन जो है वही इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, ये देखो अमोनियम, ये ग्रुप रिएजेंट है, तो Ca2+ का कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, HCl में सोल्यूबल हो जाएगा, क्यों, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, सिंपल, सेम वापस वही रिएक्शन है, जहां Ba2+ लिखा था आज वहां Ca2+ लिखा है। Ca2+ अमोनियम ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन देखो, अमोनियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन पे 2- चार्ज, कैल्शियम पे 2+ चार्ज, कैल्शियम का ऑक्सलेट बन जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। मेरे हिसाब से जो सबसे आसान जो ग्रुप है ना दादा, मेरे हिसाब से सबसे जो आसान ग्रुप है ना ग्रुप 5 है, सबसे आसान ग्रुप 5 है, और ग्रुप 6 भी ऐसा ही होगा, है ना, लगभग ग्रुप 6 भी ऐसा ही होगा। हाँ, अब देखो अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन Ca2+ की, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा सर, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा सर। केएसपी वैल्यूज लिखी हैं भारत सरकार, केएसपी वैल्यूज लिखी है, कैल्शियम का जो सल्फेट होता है उसकी केएसपी सबसे ज्यादा है, फिर स्ट्रोंशियम का सल्फेट, फिर बेरियम का सल्फेट, और क्योंकि केएसपी सबसे ज्यादा है इसका मतलब जो कैल्शियम सल्फेट होगा इसकी सॉल्युबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। हम लोग यही कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होता है, केएसपी ज्यादा होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है, कैल्शियम का सल्फेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। ये रिएक्शन K4FeCN6 के साथ, इसमें भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। आप अगर कैल्शियम 2+ को अलग करना चाहते हो एक सिंपल टेस्ट से, आपको यह पता लग गया कि ये जो कैटायन है ग्रुप 5 का कैटायन है, ग्रुप 5 कैटायन में अगर आप सिर्फ Ca2+ की पहचान करना चाहते हो ना, उसमें K4FeCN6 डाल दो। K4FeCN6 के साथ कैल्शियम 2+ क्या करेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा, और ये जो बेचारे दोनों स्ट्रोंशियम 2+ और बेरियम 2+ हैं, ये वाले रिएक्शन शो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक केमिकल से आप लोग कैल्शियम 2+ की पहचान बिल्कुल अलग कर सकते हो, K4FeCN6। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है किसके लिए, Ca2+ के लिए, है ना, ये वाला टेस्ट K4FeCN6 के साथ। बाकी के ये जो दोनों कैटायंस हैं ये वाला टेस्ट नहीं देंगे। देखो जो हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी की बात लिखी थी ना, वो सॉल्युबिलिटी कुछ ऐसे वो जो सॉल्युबिलिटी है वो आपके सामने यहां लिखी हुई है, जो सॉल्युबिलिटी है वो आपके सामने यहां लिखी हुई है, चेक करो जरा, चेक करो। हमने अमोनियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाई, बेरियम का क्रोमेट बना, येलो कलर का पीपीटी होगा, उधर रिएक्शन ही नहीं होगी। अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई, बेरियम सल्फेट स्ट्रोंशियम का सल्फेट बना। अमोनियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन करवाई, सबके ऑक्सलेट बन गए, सबका कलर कैसा, व्हाइट कलर का पीपीटी बना। मुझे एक बात बताओ, क्या इस रिएक्शन से आप लोग तीनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या? ये जो सबसे लास्ट वाली रिएक्शन लिखी है आपने, क्या इस लास्ट वाली रिएक्शन से आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या कि इन तीनों कैटायन में से कौन सा कैटायन है? सर कैसे कर पाएंगे, ये तीनों ही कैटायन अमोनियम ऑक्सलेट के साथ व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं, हमें नहीं पता लगेगा सर कि कौन सा कैटायन है। अगर आपको तीनों को अलग अलग करना है तो आप उसमें सबसे पहले अमोनियम क्रोमेट डालिए, सबसे पहले आप क्या डालिए, अमोनियम क्रोमेट डालिए। अमोनियम क्रोमेट डालते ही अगर पीपीटी बन रहा है, व्हाइट येलो कलर का पीपीटी बन रहा है, तो पक्का पहचान होगी कि वो बेरियम का था। वो कौन था, बेरियम था। तो सर बेरियम जितना भी Ba2+ रहा होगा वो अमोनियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करके येलो पीपीटी बना चुका होगा, तो Ba2+ सारा का सारा खत्म हो चुका होगा उस सॉल्यूशन के अंदर। अब आप दोबारा उसमें क्या डालेंगे, अमोनियम सल्फेट डालेंगे। अमोनियम सल्फेट डालेंगे तो आपको अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया तो आप बोल देना कि इस कैटायन इस सॉल्ट के अंदर Sr2+ भी कैटायन भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम 2+ तो कोई प्रेसिपिटेट बनाएगा नहीं, किसके साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ। प्रेसिपिटेट कौन कौन बना सकता है, एक तो बेरियम 2+ बना सकता है, एक Sr2+ बना चुका है। जो बेरियम 2+ है वो बेचारा सारा का सारा खत्म हो चुका है यहीं पर, क्योंकि सारे के सारे बेरियम 2+ ने अमोनियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन कर ली थी, तो वो सारा का सारा यहां खत्म हो चुका है। अगले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा, Sr2+, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। सेकंड नंबर पे आपको अमोनियम सल्फेट डालना, और सबसे लास्ट में आप लोग डालिए अमोनियम ऑक्सलेट। आपके Ba2+ Sr2+ दोनों पहले ही खत्म हो चुके होंगे। अगर अब की बार भी आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, आप बोल देना इसके अंदर Ca2+ कैटायन भी प्रेजेंट है। तो आपके एक सॉल्ट के अंदर मान लो
आपको जो सॉल्ट दे रखा है उसमें तीनों कैटाइंस प्रेजेंट है और आप तीनों कैटाइंस का टेस्ट करना चाहते हो अलग अलग। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मैं किस सीक्वेंस में डालूं इन सब्सटेंसेस को। सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि मैं पहले ये डालूं, ये डालूं, ये डालूं, सेकंड नंबर पे ये डालूं, ये डालूं, ये डालूं, या थर्ड नंबर पे ये डालूं, ये डालूं, ये डालूं। बेटा जो फ्लेम टेस्ट होता है, निकिता कह रही है कि सर वी कैन नो थ्रू फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट जो होता है वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, वो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाने वाला टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, दीज आर दी वेट टेस्ट, दीज आर दी कंफर्मेटरी टेस्ट, है ना। तो फ्लेम टेस्ट से आप, फ्लेम टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, है ना। वो ड्राई टेस्ट से, दोज आर नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। तो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट इस तरीके से आपको करने ही पड़ेंगे। यस हाँ हाँ चलिए जनाब, तो सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट कैटायन है हमारे सामने ग्रुप 6 के कैटायंस। सबसे लास्ट कैटायन है ग्रुप 6 के कैटायंस। सबसे लास्ट कैटायन ग्रुप 6 के कैटायंस Na+, K+ और Mg2+। हम सिर्फ और सिर्फ Mg2+ पढ़ेंगे इसमें से, है ना। क्या पढ़ेंगे? Mg2+ पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ Mg2+ पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है बस। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, ये जो रिएक्शन है दादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम का हाइड्रोजन फॉस्फेट है, उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो आप लोग। आपके सॉल्ट के अंदर Mg2+ प्रेजेंट है, ये रहा हमारा सॉल्ट, ये है ग्रुप रिएजेंट। आप जैसे ही डालोगे मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनेगा, जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। उसको अगर आपने हीट कर दिया तो मैग्नीशियम का पायरोफॉस्फेट बन जाएगा, साथ में अमोनिया और वाटर भाप बन के उड़ जाएंगे। क्योंकि यहां वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर का बाहर निकलना, इसी वजह से इसके नाम में पायरो आया है। आपको याद है मैंने ऑक्सो एसिड्स के अंदर बताया था कि पायरो का भी यूज होता है ना। पायरो मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया, पायरो। Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट अगर Mg2+ का है तो वो ये वाला है। आपने कौन सा सॉल्ट डाला? HPO4 2-। ये सर किसका सॉल्ट रहा होगा? सर ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का सॉल्ट रहा होगा। सबसे पहले क्या बनेगा? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। आपने इसको हीट किया, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट है ये। यस, इसका ध्यान रखना आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी ठीक है, बाकी इतना कोई मुश्किल भी नहीं है और कोई इतना बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक्वस एनिओज के साथ सिंपल OH- आएगा, OH- मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा। बेसिक, बेसिक किसकी वजह से? हाइड्रोक्साइड की वजह से। ये रहा बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। वापस से सेम भाई, एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन। एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था, एक्वस NH4OH से भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और अमोनियम सॉल्ट्स के अंदर ये सॉल्युबल हो जाएगा, Mg2+ और अमोनिया गैस बाहर निकलेगी। जब ये सॉल्युबल होगा तो ऑब्वियस बात है अमोनिया गैस बाहर निकलेगी, क्योंकि आपने अमोनियम सॉल्ट्स इसके यूज किए। कुछ आपके सामने दो अलग से टेस्ट दिखे हुए दिखेंगे आपको। देखो, ये जो टेस्ट नंबर 5 और टेस्ट नंबर 6 है, ये थोड़े अलग से टेस्ट दिखेंगे आपको। दो डाई होती है, डाई, डाई समझते हो आप लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने डाई देखी होगी, है ना। आपने रिएक्शंस भी, केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ी होंगी, है ना। डाइजोनियम सॉल्ट की रेड कलर का डाई बनता है, येलो कलर का डाई बनता है, याद है ना। तो आप क्या करते हो, Mg2+ की रिएक्शन रेड डाई के साथ करवाते हो, मैग्नेसन 1। इसका बेटा हमें स्ट्रक्चर वगैरह देखना नहीं है ना, इसका स्ट्रक्चर हमें नहीं देखना। Mg2+ जो है मैग्नेसन 1 के साथ रेड कलर का, जो कि रेड कलर की डाई होती है, बेसिक मीडियम के अंदर Mg2+ क्या करेगा? ब्लू कलर का पीपीटी देगा। क्या देगा? ब्लू कलर का पीपीटी देगा। एक्चुअली होता क्या है, बेसिक मीडियम के अंदर ये जो Mg2+ है, बेसिक मीडियम के अंदर क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है।
यस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है, और ये जो प्रेसिपिटेट है, इस प्रेसिपिटेट के ऊपर कौन एड्सॉर्ब हो जाता है? ये जो रेड कलर की डाई है, मैग्नेशियम 1 इज एड्सॉर्ब्ड बाय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, इसके ऊपर कौन एड्सॉर्ब हो जाएगा? सर ये जो डाई है ये एड्सॉर्ब हो जाएगी, और जो आपको फाइनली सॉल्यूशन का कलर दिखाई देगा, जो पीपीटी दिखाई देगा, वो कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर का पीपीटी दिखाई देगा आपको। ब्लू लेक, लेक क्यों लिखा है? क्योंकि सोचो पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है, और प्रेसिपिटेट के ऊपर कलर दिखाई दे रहा आपको, तैर रहा हो जैसे, तैर रहा हो जैसे, ब्लू लेक, या फिर ऐसा बोल सकते हो ब्लू कलर का पीपीटी। बेटा मैग्नेशियम एक सब्सटेंस होता है, यस, ये एक सब्सटेंस होता है। हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं देखना, हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं देखना। ये रेड कलर की डाई होती है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो रेड डाई के साथ ये रिएक्ट करेगा तो आपको ब्लू कलर का पीपीटी मिलेगा। और वैसे ही अगर ये येलो कलर की डाई के साथ रिएक्ट करेगा, टाइटन डाई होती है येलो कलर की डाई बेसिक मीडियम के अंदर, तो आपको कलर कैसा दिखाई देगा? रेड कलर दिखाई देगा। यहां पर वापस से बनेगा पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट, और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, ये किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? इस येलो कलर की डाई को एब्जॉर्ब कर लेगा। आपका जो फाइनल पीपीटी आएगा वो कैसा आएगा? रेड कलर का पीपीटी आएगा। यस, आप समझो इस बात को। क्या ये चीज क्लियर है? क्या दादा क्लियर है ये चीज? हम लोग ग्रुप 6 कैटायंस का टेस्ट पढ़ चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। एक छोटा सा टेस्ट है वो हमसे मिस हो गया था, और वो था लेक टेस्ट फॉर Al3+। क्योंकि यहां पर लेक बन रही है ना, ये लेक आ रहा है ना, रेड लेक और ब्लू लेक, तो एक लेक टेस्ट रह गया था एल्यूमिनियम 3+ का। वो लेक टेस्ट ये रहा आपके सामने, ये है वो टेस्ट। इसमें रेड आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा। ये लेक टेस्ट रह गया था, है ना। हाँ, मतलब ये लेक टेस्ट रह गया था। तो एक बार के लिए आप लोग ये वाला जो टेस्ट है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। Al3+ का ये टेस्ट होता है, लेक टेस्ट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमसे छूट गया था बेटा पहले ना, ये हमसे छूट गया था, तो मैंने वापस से लिख दिया है ना, मैंने लास्ट में वापस लिख दिया। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है? सॉल्यूशन आपके पास Al3+ है ना, Al3+ का हमारे पास सॉल्ट है, उसमें आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करोगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन जो होता है, जो कि एसिडिक होता है, किसका? Al3+ का। ब्लू लिटमस में इसमें ऐड किया तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा, है ना। और NH4OH इस सॉल्यूशन को कैसा बना देगा? बेसिक बना देगा, और आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। ये जो प्रेसिपिटेट होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लू लिटमस को एंड फॉर्म्स ब्लू लेक विच इज फ्लोटिंग ओवर दैट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। ब्लू कलर का लेक दिखाई देगा। ये क्या करेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट बनाया दादा, ये अपनी सरफेस के ऊपर किसको एब्जॉर्ब करेगा? इस लिटमस को। और लास्ट में जो फाइनल सॉल्यूशन दिखाई देगा वो ब्लू लेक दिखाई देगा विच इज फ्लोटिंग, जो सॉल्यूशन के ऊपर फ्लोट करेगा, ऐसा है ना, सॉल्यूशन के ऊपर फ्लोट करेगा। अंदाजा लग जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन रहा होगा उसके अंदर कौन सा आयन है? Al3+ आयन है। या हालांकि जो टेस्ट है हम लोगों ने मिस कर दिया था, तो इस वजह से मैंने ये टेस्ट लिख दिया वापस। यस अब कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी के आपका जो लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल के अंदर प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट दे रखा है। प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट दे रखा है। एक आपका जो जेई का सिलेबस है उसके अंदर ये होती है ना अपनी कौन सी एलम्स के बारे में लिखा हुआ। हालांकि जो एलम्स है वो क्लास 11th का टॉपिक है ना, एलम्स जो है वो क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन ये जो मोर सॉल्ट है ये हम लोग देख सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक आयन ऐसा है एनायन H2O3 इसके बारे में भी मुझे बताना था आप लोगों को। F- और BO3 ये जो आयन्स है ये सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं किए हुए। इनको चाहो तो आप लोग छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लोग एडवांस के लिए पढ़ रहे हो इस आयन को जरूर पढ़ लेना, H2O3 को जरूर पढ़ लेना। तो इसका जो एक रिकॉर्डेड सेशन में आपको दूंगा,
यस दादा, इसका जो एक रिकॉर्डेड सेशन मैं आपको दूंगा उसमें ये सारी चीजें कवर होंगी, उसमें ये सारी चीजें कवर होंगी। यस, इसमें ये सारी चीजें कवर होंगी। डन है, उसमें ये सारी चीजें कवर होंगी। इन तीनों का एक रिकॉर्डेड सेशन मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ये तीनों इस समय कवर हो नहीं पाएगी, है ना। अब इस समय कवर हो नहीं पाएगी और अगला पूरा सेशन इसमें लगेगा नहीं, तो इसका मैं तीनों का रिकॉर्डेड सेशन दे दूंगा। लगभग 1-1.25 घंटे के लगभग सेशन होगा, है ना, लगभग 1 घंटे के बराबर सेशन होगा, जिसमें ये तीनों चीजें खत्म कर देंगे। आपका सॉल्ट एनालिसिस फिर मेंस एडवांस हर तरीके से खत्म हो जाएगा, हर तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हो नहीं पाएगा बेटा, है ना, अभी खत्म नहीं, आपकी मैथ्स की क्लास कैंसिल होगी, लेकिन मेरी क्लास है ना। हाँ, आपकी मैथ्स की क्लास कैंसिल हो गई, लेकिन दादा मेरी तो मैथ्स की क्लास है ना यार भाई, मुझे तो मैथ्स की क्लास लेनी है ना। मेरी तो क्लास है ना अर्जुना की, मैथ्स की क्लास नहीं, मतलब केमिस्ट्री क्लास है ना, अर्जुना की लेनी है मुझे तो, है ना। और वो छोटे तुम्हारे भाई बहन है, बताइए तुम्हें, तुम तो क्या थोड़े बड़े हो गए हो भी, तुमने काफी सारा घाट घाट का पानी पी लिया है, वो अभी भी वैसे ही है ना। वो बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है ना बड़े होने में, तो यस, तो उनको पढ़ाना पड़ता है। और उनका भी चल रहा है इक्विलिब्रियम चैप्टर, तो आप लोग समझ सकते हो कि जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है वो आपसे कितना एफर्ट मांगता है ना। और आज मुझे स्टार्ट करना है आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो आप समझ जाओ, ओहो, समझ जाओ, संग्राम होगा, संग्राम, है ना, रण होगा, मतलब एकदम गजब वाला। नहीं तो होमवर्क भाई कर लेना आप लोग, है ना, डीपीपी कर लेना, डीपीपी आज आपको मिल जाएगी। यस, और आप लोग सब कुछ कंप्लीट मॉड्यूल रिवीजन करिए, मॉड्यूल को रिवाइज कीजिए, बस कंप्लीट कंप्लीट मॉड्यूल। जो श्रद्धा है वो आप लोग कर सकते हैं, जहां से क्वेश्चन उठाने हो, जहां से जो क्वेश्चन करने हो दादा वो क्वेश्चन कर लेना, जहां से जो क्वेश्चन उठाने हो सब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बहुत ही बढ़िया जनाब। तो भाई लोगों, मेरी तरफ से जेई मेंस का जो सिलेबस है वो खत्म होता है यहीं पर, है ना। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जितना लेक्चर मुझे दिया गया उससे कम लेक्चर में मैंने सिलेबस आप लोगों का कवर करवाया है। यस, और मतलब बड़ी बात होती है कि कम कम लेक्चर में सिलेबस कवर हो जाए, लेकिन उसमें आप लोगों का बड़ा योगदान रहा, है ना। और मुझे खुशी है कि बैच में जितने बच्चे क्लास में आते थे, मतलब जो भी परसेंटेज अटेंडेंस जो भी रहा होगा, इट डजेंट मैटर, लेकिन जितना बच्चा कम से कम मेरी क्लास में आता था वो पढ़ने के इंटेंशन से आता था, और उसको लगता था कि साहब पढ़ना है हमें तो खूब सारा, आप जितना पढ़ा दो उतना पढ़ा दो सर, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। और ये सिलेबस टाइम पे तभी कवर हो सकता है, और बिफोर टाइम तभी कवर हो सकता है जब जब आप लोग मतलब क्लास को एक बहुत सही तरीके से और बहुत शांत वातावरण में बहुत आराम से टीचर को पढ़ाने दो, उसको एक माहौल क्रिएट करके दो, एक ऐसा एनवायरनमेंट दो कि ठीक है सर आप पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। सबसे अच्छी बात यह भी रही कि इसी वजह से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा लेक्चर्स की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई हाँ ठीक है, कोई एक आधा सेशन तो मुझे नहीं याद है, मुझे याद नहीं हालांकि, लेकिन हो सकता है कोई एक आधा सेशन मैंने तुम्हें कभी एक्स्ट्रा दिया हो, लेकिन हमें एक्स्ट्रा सेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। क्यों नहीं जरूरत पड़ी? क्योंकि हम लोग क्लास में ही इतना सब कुछ कवर कर रहे थे और इतना आराम से कवर कर रहे थे कि एक्स्ट्रा सेशंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दिया, ये मैं बड़े ही खुशी के साथ कह सकता हूं और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा स्मूथली निकला हमारा, और बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के, बिना किसी एक्स्ट्रा क्लास के, और बिफोर टाइम हमारा सिलेबस भी खत्म हुआ, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी ऐसे मान लीजिए बेस्ट ऑफ लक, कि मुझे नहीं पता कि अब एग्जाम से पहले मैं कभी लाइव आ भी पाऊंगा आप लोगों के सामने या फिर नहीं। रीजन इसका यह है कि मैं क्लासेस लेता हूं जयपुर से, और आपके बैच में जितने भी बाकी लोग क्लास लेते हैं जयपुर से कोई क्लास नहीं लेता उसमें से। तो ऐसा भी नहीं कि आपकी कोई क्लास दूसरी चल रही है और उस क्लास के अंदर मैं आ जाऊं, किसी टीचर के साथ आ जाऊं, आपसे मिल लूं, वो पॉसिबिलिटी भी मुझे लगता है कि काफ़ी कम होगी, क्योंकि और कोई है नहीं जो यहाँ से क्लास लेता हो जिसके साथ मैं क्लास में आ सकूं।
है ना। तो हो सकता है कि आपको मैं वापस लाइव में ना मिलूं, मतलब ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आपके पास ये जितना टाइम इस समय बचा हुआ है, आप उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए अपने रिवीजन के अंदर। ऐसे मुझे उम्मीद है कि बाकी भी आपका सिलेबस लगभग कंप्लीशन की तरफ होगा, है ना। हाँ, लगभग जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीशन की तरफ होगा, चाहे वो मैथ्स है चाहे वो फिजिक्स है। और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद हमारे पास रिवीजन करने के लिए सफिशिएंट टाइम है इस समय। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मोर देन सफिशिएंट टाइम है ना। लेकिन रिवीजन में क्या होता है ना, हम लोग बिखर जाते हैं कई बार, टाइम है लेकिन अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते। तो रिवीजन को आप प्रॉपर प्लान कीजिए। सर कैसे करें प्लान? आप सबसे पहले तो हर चैप्टर की एक चेकलिस्ट बनाइए। आपके जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनको लिखिए, फिजिक्स के चैप्टर्स लिखिए, मैथ्स के चैप्टर्स लिखिए। उस चेकलिस्ट में आप लोग देखिए कि कहां कहां पर आपके कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है या ज्यादा जरूरत है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पहले से ही स्ट्रांग होते हैं, उसमें कम टाइम देना पड़ता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो लगता है कि यार इसमें थोड़ा सा मुझे रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, तो उन चैप्टर्स को आप लोग अलग लिखिए, उनको पहले रिवाइज कीजिए। जब भी आप लोग रिवीजन करें, रिवीजन में हमेशा सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं हो कि आप दिन भर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिन भर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स रिवाइज कर रहे हैं, या दिन भर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स रिवाइज कर रहे हैं। इससे आपका जो एफिशिएंसी होगा वो कम होगा, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कम रहेगी। लेट से आपके पास 6 घंटे रिवीजन का टाइम होता है, आप उसमें से 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, ये एक आइडियल चीज है। आप लोग चाहो, आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ी सी मुझे किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, उसको थोड़ा आधा पौन घंटा घंटा ज्यादा दे दो, लेकिन हर सब्जेक्ट को आप लोग हर दिन रिवाइज करो। किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लेने की गलती आपको नहीं करनी है। जब हम लोग रिवीजन करते हैं तो हमारे दिमाग में एक कंसेप्शन ये रहता है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूं। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो रिवीजन के टाइम पे अलग से बुक लेके आते हैं मार्केट से खरीद के, और फिर उस बुक को सॉल्व करते हैं रिवीजन के लिए। यह बहुत ही गलत अप्रोच है। जब भी आप लोग रिवीजन करें, रिवीजन का सबसे जो बढ़िया साधन है वो है आपके नोट्स। उससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। नोट्स के अंदर जो लिखे हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कीजिए। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और 10 15 20 50 क्वेश्चन और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। रिवीजन के टाइम पे आप कभी भी नया क्वेश्चन सॉल्व ना करें। आप नए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हो सकता है उन क्वेश्चंस में कुछ ऐसे फालतू के क्वेश्चंस हो जो आपके लिए रेलिवेंट ना हो, और वो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर सके। और ये जो टाइम है वो इस तरह का नहीं है, कॉन्फिडेंस हिलाना नहीं है। इस समय हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन तुम जे के एग्जाम में बैठोगे उस दिन तुम देखोगे कि जो जो क्वेश्चंस वहां एग्जाम में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन, सब तरह की थ्योरी, सब कुछ तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। तो अपने नोट्स पे विश्वास कीजिए और नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। वो आपके लिए सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और उस तरीके से आपको टाइम भी मिलेगा। जब भी आप लोग रिवीजन करें तो रिवीजन, ऐसे मैं हमेशा कहता हूं, रैंडम रिवीजन नहीं होना चाहिए। आपका जो रिवीजन है उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग हो। प्लानिंग में भी देखो, प्लानिंग ऐसा होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेट से आपका 2.5 महीने बाद एग्जाम है, 2.5 महीने बाद एग्जाम है, तो आप ऐसे सोचो कि 2 महीने में मुझे पूरा केमिस्ट्री रिवाइज करना है। एक 2 महीने का आपके पास प्लान हो, फिर वो जो प्लान है उसको आप वीकली प्लान में तोड़िए कि इस वीक में मुझे इतना रिवाइज करना है, इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है, फिर इसमें इतना करना है। आप अगर सिर्फ रैंडम कुछ भी रिवाइज करते जाओगे तो लास्ट तक आप कभी रिवाइज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास टारगेट नहीं है कि मुझे इस वीक में कितना रिवीजन करना। और जब तक टारगेट नहीं होता, जब तक पता ही नहीं इंसान को कि पहुंचना कहां है, तो भैया वो इधर उधर भटक जाएगा। आप वीकली टारगेट अपने अपने लिए आप लोग जनरेट कीजिए, वीकली टारगेट अपने लिए बनाइए, है ना। वो सबसे जरूरी है। हर वीक में इतना 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 मुझे पढ़ना है। और अगर मान लीजिए किसी वीक में नहीं होता, कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट वीक के अंदर थोड़ा सा और ज्यादा मैं टाइम निकालूं ताकि उस चीज को मैं कवर कर पाऊं, है ना। सबसे पहले मैं फिर बोल देता हूं, आपका जो मेंस का सिलेबस है उसको कवर कीजिएगा। ज्यादा एडवांस और उसके हवाबाजी में नहीं घुसना है हमें। एडवांस के लिए खूब टाइम है हमारे पास। सबसे पहले हमें मेंस के लिए पढ़ना है। मेंस का जितना भी सिलेबस है सब कुछ कवर करना है ना। रही बात आप लोगों के साथ जर्नी की, तो मुझे क्लास 12th में लक्ष्य बैच में
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत शानदार, बहुत स्मूथ। हालांकि बहुत बड़ा पोर्शन भी नहीं था मेरे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बट स्टिल सब कुछ बहुत स्मूथली गया। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ मैंने 2 साल तक काम किया, मतलब उन्होंने मेरी शक्ल 2 साल तक देखी है। अर्जुना में हो सकता है कुछ बच्चे अर्जुना 1.0 में रहे हो, अर्जुना 2.0 में रहे हो। अर्जुना 1.0 में लास्ट ईयर मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ाया, 2.0 में फिजिकल पढ़ाया। तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन मेरे साथ कंप्लीट किया है। यस, कुछ बच्चे लास्ट ईयर के ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ा, इस बार इनऑर्गेनिक पढ़ा, फिजिकल के लेक्चर्स भी मेरे अवेलेबल थे। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री हो, उन बच्चों ने मेरे साथ देखा है। मैं ऐसे बच्चों को पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि भाई आपके जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप उन पर विश्वास कीजिए, आप उन पर टिके रहिए, आप उनको रिवाइज कीजिए, आप भटके ना इधर उधर, मैं आपको ये कहूंगा। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको बताऊं बेस्ट जीवन में कभी नहीं मिलता। यस, सिर्फ हम बेस्ट के चक्कर में अपना टाइम जरूर खराब कर देंगे। हमें लगता है यहां पर यह है, यहां पर यह है, यहां पर यह है, मैं पहले यहां देखता हूं, फिर यहां देखता हूं, फिर यहां देखता हूं, फिर वहां देखता हूं। आप 4 जगह देखोगे, 4 गुना टाइम अपना लगाओगे, फिर आपको समझ में आएगा लास्ट में फायदा नहीं था, है ना। मैक्सिमम जो पोर्शन है वो यही था, सबका कमोबेश वही चीज है। तो इधर उधर भागना नहीं है, आप एक जगह रहें टिक के। जो आपने पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा, मैं तो आपसे कहूं 11th में जिन टीचर्स के आपके पास नोट्स हैं उन्हीं नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। 12th में जिन टीचर्स के आपके पास नोट्स हैं उन्हीं नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप इस समय आके किसी और के नोट्स रिवाइज करने की कोशिश करें, वो आपको मैं बता दूं सबसे बड़ी गलती आपकी होने वाली है ना। तो आप लोग ऐसा ना करें। रही बात आपसे मिलने की, तो रिजल्ट सेलिब्रेशन जैसा आप सब लोग जानते ही हो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और मैं चाहूंगा कि आप में से जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा हो, सबका एक बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो और बहुत अच्छी कॉलेज में वो पहुंचे, चाहे वो एनआईटी हो चाहे वो आईआईटी हो, उसके अंदर वो पहुंचे। और जब हमारा विक्ट्री सेलिब्रेशन हो, आप वो सेलिब्रेशन में आए, हमें बड़ी खुशी होगी आप लोगों से मिलके। क्योंकि ऑनलाइन सेगमेंट में आप सब लोग जानते हो कि कौन बच्चा होगा, किस तरह का होगा, पता भी नहीं है, शक्ल भी नहीं पता, कैसा वो दिखता है, कुछ आइडिया नहीं होता हमें ना। आप कम से कम हमें पहचान सकते हो। लेट से कभी मार्केट में मैं कहीं खड़ा हूं, आप आपके बाकी टीचर्स खड़े हैं, कम से कम आपको पता है यार ये मेरा टीचर है, इन्होंने मुझे पढ़ाया है। एक जो चीज मुझे जिस चीज की कमी फील होती है इसमें, यही फील होती है कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा बच्चा है जिसको मैंने पढ़ाया। कभी अगर मेरे वो सामने भी आता है बच्चा, तो शायद मैं उसको ना पहचान पाऊँ, शायद क्या मतलब नहीं पहचान पाऊंगा। तो ये चीज बहुत बड़ी मिसिंग लगती है। लेकिन जब आपका सेलेक्ट, कोशिश हम लोग करते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक कभी जो मौका मिल जाए वहां तक आपसे मिलने का मौका मिले तो वहां तक हम लोग पहुंचे। कुछ इवेंट्स होते हैं, है ना, हमारे आगाज वगैरह इवेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग जगह पे जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। लेकिन उस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम्स होता है, जे के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनसे भी मिलना नहीं हो पाता। लेकिन जितने भी लोगों से होता है मिलना, उस समय जब हम लोग मिलते हैं तो एक कनेक्शन फील होता है उस समय कि यार मतलब जो हम लोग जो एक तरीके से यहाँ पर मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट सामने है जो दिखता है कभी, है ना। और आप लोगों से भी बहुत प्यार मिलता है कि जब जब भी कभी मिलना होता है, मतलब कई बार हम लोग सोच भी नहीं पाते कि यार ये जो बच्चा है ये मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है, या मतलब टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट करता है, इसके मन में कितना रिस्पेक्ट है। और कई बार वो ऐसी चीजें आपको दिखाएगा कि सर आपने ना इसमें ये बोला था, इस समय आपने ये लिखवाया था, मतलब वो 2-2 3-3 साल पुरानी चीजें उनको पता होती है, उन्होंने अपने साथ में रखी होती है उन चीजों को। और वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है किसी भी टीचर के लिए। तो अगर आपके पास कभी भी टाइम हो, मैं तो इन्हें कहूंगा कि आप मतलब पढ़ाई को हैम्पर करके कहीं टीचर से मिलने जाइए। अभी जीवन बहुत लंबा है ना, कभी और भी मुलाकात होगी। लेकिन अगर आसपास कहीं आपके कोई इवेंट हो, आप किसी टीचर से मिलना चाहें तो आप वहां आ सकते हैं। लेकिन अपनी पढ़ाई जो है उसको मतलब उसको खराब नहीं करना, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, बहुत अच्छी कॉलेज में जाएं, बहुत अच्छा आपका प्लेसमेंट हो, मेरी भगवान से यही दुआ है। और अपने घर का नाम रोशन करें, फैमिली का नाम रोशन करें, अपने माता पिता को आप प्राउड फील करवाएं, खूब पैसा कमाएं। यस, लेकिन पागल ना हो जाएं उसके पीछे, है ना, कि सिर्फ वही चीज दिखे, है ना। आप इंसान एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा बोला जाता है ना, सोशल एनिमल है।
तो कोशिश करें कि आप लोग सोशल रहें, कम से कम अपनी फैमिली को साथ रखें। आपके जो भाई बहन हैं, कजिन हैं, आपसे छोटे बड़े, जीवन में ऐसा कुछ जरूर करें कि उनसे आपको इंस्पिरेशन मिले, आपसे वो इंस्पायर्ड हो और आपको एक मॉडल की तरह वो देखें, अपने लिए रोल मॉडल की तरह देखें कि यार इन्होंने कुछ अच्छा किया तो मैं भी इनकी तरह बनने की कोशिश करूं। सोसाइटी को आप कुछ देने की कोशिश करें। यस, उसकी जो शुरुआत है सबसे पहले वो यहीं से होती है कि एक सफल इंसान बनना सबसे पहले हमारे लिए जरूरी होता है। और उसकी शुरुआत, सफलता की जो मतलब सबसे पहली कड़ी जो होती है, जो इंसान समझता है, वो होता है पैसा, है ना, कि मैं कम से कम फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो सकूं। क्योंकि इंसान तभी सोचता है कुछ देने के बारे में, है ना, नहीं तो उससे पहले इंसान सिर्फ लेने की सोचता है जब तक उसका पेट नहीं भरता। जब तक उसके पास लगता है कि नहीं अब वो ठीक है, वो सेटल्ड है, फिर उसके बाद वो देने की सोचता है ना। तो ऐसा कुछ जरूर करें अपने लिए। अपने, आप छोटी जगह से होंगे, अपने गांव से होंगे, किसी छोटे कस्बे से होंगे, तो वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको सहायता की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके पास थी। शायद आप अच्छी कॉलेज में पहुंचोगे, उनको हमेशा इंस्पायर करते रहें, अपने मोटिवेट करते रहें, अपने छोटे भाई बहन हैं। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि जोड़ के रहें सब लोगों से ना, तोड़ के ना रहें, है ना। कि आजकल, है ना, वो प्राइवेसी और ऐसी चीज, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ जितने लोग खड़े होंगे ना, है ना, आपका सीना उतना ही चौड़ा रहेगा, है ना। उतना ही कॉन्फिडेंस आपकी बोली में भी रहेगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी रहेगा। और लोगों को साथ जोड़ने के लिए कई बार सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें तोड़ना बहुत आसान है ना, जोड़ के रखना इस मुश्किल काम, है ना। तो वो चीज जीवन में जरूर करें। कहने का मतलब एक अच्छा इंसान जरूर बने, ठीक है ना। पैसा, पैसा तो बहुत सारे लोग कमाते हैं भाई, गलत तरीके से, अलग अलग तरीके से कमाते हैं, लेकिन ऐसा हो कि साला 50 लोगों के बीच, 100 लोगों के बीच बैठे रहे तो कोई ऐसे उंगली ना उठा पाए हमारे ऊपर। ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें। यस। और खुशी होगी कभी अगर हमसे, आप लोगों से मुलाकात हुई तो, है ना। और टीचर के लिए तो यार ऑब्वियस है, हमारी तो कमाई यही होती है ना। ठीक है, पैसा तो मिल ही रहा है क्योंकि एक प्रोफेशन है तो उसमें पैसा मिलता है। और जितना आप लोगों से प्यार मिलता है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन और घर चलाने के लिए हमें भी पैसा चाहिए होता है। लेकिन अगर एक असली कमाई की बात करें टीचर के लिए, तो वो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा एक अच्छी जगह पे है ना। बहुत बार बच्चा मिलता है, बहुत 4 साल, 5 साल, 7 साल पहले का पढ़ा हुआ बच्चा, सर मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस कॉलेज में, मैं यहाँ चला गया, सर मैं इस समय जो यहाँ जॉब करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ। और वो मतलब वो एकदम से किसी भी टीचर के चेहरे पे एकदम से खुशी से ला देता है कि यार ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने पढ़ाया है, ये यहाँ अच्छा कर रहा है, ये वहाँ अच्छा कर रहा है। तो अगर कहीं पर कुछ अच्छा बन जाए तो आप कनेक्टेड रहे, मैं तो आपसे ये कहूँगा, है ना। कभी मैसेज कर दें कि सर मैं यहाँ हूँ, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ठीक है। कुछ अच्छा ना भी बन पाए तब भी कनेक्शन रखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मेहनती इंसान बने, सबके साथ अच्छा होगा जीवन में ना। देखिए हर कोई डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनता, लेकिन आप कोशिश करें कि आप मेहनती इंसान है ना। क्योंकि जो मेहनती इंसान होता है वो जीवन में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है ना। वो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेता है, भले ही वो डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, ठीक है, इट्स वेल एंड गुड, है ना। सारे लोग थोड़ी ना बन पाएंगे यार, इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। लेकिन इन 2 सालों में आपने मेहनत करना सीखा है, अब मेहनती इंसान है, तो फिर आप ऐसा जीवन में ऐसा रास्ता जरूर चुन लेंगे जो आपको एक अच्छी जगह पे पहुंचा देगा। हाँ, हो सकता है कि आपके पास अच्छा कॉलेज नहीं था तो थोड़ा आपका स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रगल लंबा हो सकता है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, है ना। लेकिन आप ठीक जगह पे पहुंच जाएंगे। तो कोशिश करें कि मेहनती इंसान बने, मेहनत करें खुद के साथ, हमेशा ऑनेस्ट रहें, है ना, ईमानदार रहें। ये चीज सबसे जरूरी है, ठीक है। और अगर कहीं पर बीच में होगा कुछ कभी कभी, तो टाइम अगर मुझे मिल पाया, या फिर लेट से मुझे कहीं और जैसे नोएडा वगैरह जाना हुआ, बाकी उस समय किसी की क्लास हुई, तो वहां हो सकता है कि मैं आपके क्लास में आ जाऊं। लेकिन मैं कोई वो लिख के नहीं जा रहा हूं, मतलब मैं उस चीज की गारंटी नहीं दे रहा हूं आप लोगों को कि ऐसा होगा। यस। तो चलो फिर मेरे हिसाब से अब हमें सेशन को खत्म करना चाहिए, नहीं? यस, खत्म करें सेशन को, शायरी।
अच्छा। हम्म। चलिए फिर जाते जाते दो लाइन, मैं जनरली मेरा जो बैच खत्म होता है उसमें मैं मतलब हर बार यही दो लाइन ही सुनाता हूँ, है ना। कि और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुनी हो लास्ट ईयर भी, क्योंकि जब मेरा बैच खत्म हुआ था तब भी मैंने यही चीज बोली थी कि कुछ यादें तो मेरी संभाल रखना, है ना। कि कुछ यादें तुम मेरी संभाल रखना, खुश रहना और अपना ख्याल रखना। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।